बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौसम। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सिमर आपको गुड मॉर्निंग। और साथ साथ कुछ गुड न्यूज़ भी जो आ रही हैं सामने आहिस्ता आहिस्ता। उस गुड न्यूज़ में ये एक शामिल है कि गुज़िश्ता रोज़ एक अहम संग मेल अबूर किया गया हुकूमत की तरफ से, जो कि बहुत देर से मुतालबा था पाकिस्तानी अवाम का कि एक और बड़ा डैम बनाया जाए, और अब जो दिया में भाषा डैम है उसकी बाकायदा कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो गया। बिल्कुल, और कल वज़ीर आज़म वहाँ गए भी, उन्होंने खिताब भी किया। इस हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर जो हम हर रोज़ ज़रूरी समझते हैं बताना, कि कोरोना के पेशेंट्स का ग्राफ नीचे जा रहा है और पेशेंट्स की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अमवात की शरह भी बहुत हद तक कंट्रोल्ड है। और ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हो सका है कि अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो करें। मैं इसका का सारा क्रेडिट आवाम को भी देना चाहूँगी जो SOPs को फॉलो कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो वो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी, वो ऐसा लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी ही अब एक पॉलिसी है जो कि अपनाई जा सकती है। और आपने देखा होगा कि जैसे जैसे दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है और यूरोप के 4 ममालिक हैं जिनकी तरफ से अब दोबारा से लॉकडाउन के लिए बातें की जा रही हैं। उसमें UK भी शामिल है और दीगर स्पेन भी शामिल है, जर्मनी भी शामिल है। मतलब ये सब वो ममालिक हैं जो कि सोच रहे हैं कि अब स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा, क्योंकि मुकम्मल लॉकडाउन तो कोई नहीं कर सकता। केसेस अगर आते हैं और अगर सिलेक्टिव केसेस आ रहे हैं, कुछ एरियाज में आ रहे हैं, तो उन एरियाज को लॉकडाउन किया जाएगा, बाकी सब रूटीन में चलेगा। और SOP लेकिन सब फॉलो करेंगे। SOP सब फॉलो करेंगे और बड़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन भी आ रही है जी। फॉर एग्जांपल अगर हम UK में बात करें तो 100 पाउंड फाइन होगा अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे। तो ये रेगुलेशंस मेरे ख्याल से आपको एक ज्यादा सिविलाइज बना देती हैं, आपको बाउंड कर देती हैं कि आप उन SOPs को फॉलो करें। बिल्कुल। इसके साथ साथ आज हम एक अहम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, उसमें एक वीडियो आपको दिखाएंगे जो वायरल हुई कल ट्रैफिक वार्डन्स के हवाले से, किस तरीके से पूरा वो इंसिडेंट पेश आया, उसमें अब मजीद पेशरफ्त क्या हुई, हम एज अ सोसाइटी किस कदर फेल होते जा रहे हैं कि हम ये भी रियलाइज नहीं करते कि कोई भी यूनिफॉर्म हो, वो किसी भी सर्विस का यूनिफॉर्म हो, उसकी रिस्पेक्ट हम पर फर्ज है। अगर हम ये रियलाइज कर लें तो शायद हमारे हालात बेहतर। और इसमें अफसोसनाक ये बात है कि अगर वो कोई चीज़ जब जुल्म होता है, ज्यादती होती है किसी के साथ, जब तक वो सोशल मीडिया पर नहीं आती, जब तक वो मीडिया पर डिस्कस नहीं होती, तब तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता। तो ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है। होता क्या है कि जिस तरह से कल हुआ रावलपिंडी में तशद्दुद किया गया एक ट्रैफिक वार्डन पर, जो सिर्फ रोक रहे थे तेज़ रफ्तारी पर एक फैमिली को, उन्होंने बाहर निकल कर, क्योंकि ख़वातीन भी थी उसमें, तो उन्होंने लड़ाई की, खूब उसको उस ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद भी किया, इंतहाई नाज़ेबा उस पर अल्फाज का इस्तेमाल भी किया, कि बड़ा मतलब बुरा रवैया देखा गया। फिर सोशल मीडिया पर वो बात खूब हुई, उसके बाद अब एक्शन हो चुका है और सोशल मीडिया पर लोग सपोर्ट कर रहे थे। इसके साथ साथ आज हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे जिसके लिए पाकिस्तान बहुत सालों से फाइट कर रहा है, और वो है पोलियो। दुनिया भर ने पोलियो को ख़त्म कर लिया, लेकिन हमारी कंट्री उन लास्ट 2 कंट्रीज़ में है जिसमें से अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हो सका। और कल ही एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आया लाहौर में, जब एक बच्चा जो कि 26 माह का था, 2 साल 2 माह का बच्चा जान की बाजी हार गया पोलियो से लड़ते हुए। एक अफसोसनाक वाक़या, इसकी भी मुहर्रिकात डिस्कस करेंगे। फिर एक और खबर जो आज हमने डिस्कस करनी है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से, कि बच्चों के साथ बहुत सी ऐसी वाक़यात, ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ पर तशद्दुद किया जाता है, नाजेबा हरकत की जाती हैं। अब फाइनली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसका नोटिस ले लिया गया है। बिल्कुल, लेकिन नोटिस एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद वही बात कि सोशल मीडिया पर आया तो उस पर बात हो गई। लेकिन होना ये चाहिए कि जब कभी कोई किसी को रिपोर्ट करे तो उसको सीरियसली लिया जाए। होता क्या है कि लाहौर के बहुत से स्कूल्स में ऐसा देखा गया गुज़िश्ता चंद दिनों में। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर ये बातें आम होती हैं, कभी किसी मदरसा में, कभी किसी स्कूल में, कभी किसी हाई प्रोफाइल स्कूल में ऐसे वाक़या जब होते हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि शायद उनको लगता है कि इस तरह से उनकी बदनामी होगी। लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। अगर आप एक केस को रिपोर्ट करेंगे, उससे आप ये देखें कि सैकड़ों लोगों की ज़िंदगियां बच जाएंगी, सैकड़ों लोग हरासमेंट से बच जाएंगे। तो रिपोर्टिंग ऑफ सच इंसिडेंट्स बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके अंदर अवेयरनेस आए और उस शख्स के अंदर जो ऐसा कर रहा है खौफ पैदा हो कि अगर ऐसा मैं पकड़ा गया तो फिर मेरे साथ क्या हो सकता है, क्योंकि इनको खौफ ख़त्म हो जाता है पकड़े जाने का। इसलिए ऐसे काम रोज़ाना या फिर हर दूसरे तीसरे महीने सामने आते हैं। और अबू सर, आप ये भी देखिए कि एक ना रिपोर्ट करने का एक एलिमेंट ये भी हो सकता है कि क्योंकि लड़की उसमें विक्टिम होती है और फिर सोसाइटी भी उसे ही प्रेशराइज करती है, सारे इल्जामात भी उस लड़की पर ही लगाए जाते हैं और उसकी फैमिली को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। एज अ सोसाइटी वी फेल सच फैमिलीज, जहां हम स्टैंड नहीं लेते, इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि एक लड़की ऑलरेडी उस जुल्म का शिकार हुई और हम जो है वो अपने अल्फाज से, अपने जेस्चर से, अपने एक्सप्रेशन से उसको मजीद उस
दलदल में डबोते चले जाए। क्योंकि मसला यही है ना कि हम बदनामी का खौफ होता है कि शायद हम अगर हमारा इस तरह केस सामने आ गया तो बदनाम हो जाएंगे मोहल्ले में, इलाके में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में। तो ये चीज़ ऐसी है जिसमें हमें एक दूसरे को हौसला देना है, एक दूसरे को सपोर्ट करनी है। अगर किसी के साथ ऐसा वाक़या होता है तो उसे शर्मिंदा ना कीजिए या उसको आप टारगेट ना कीजिए, आप उसको सपोर्ट कीजिए कि हम आपके साथ हैं और हम आखिर तक आपके साथ मुकाबला करेंगे उस शख्स का जिसने ऐसा किया है, चाहे वो लड़का है या लड़की। किसी के साथ भी ज़्यादती अगर हुई है, हरासमेंट हुई है, मसला हुआ है कोई ऐसा, तो वो रिपोर्ट करें। और उसमें कोई भी आप एज अ फैमिली मैन, एज अ फ्रेंड, आपका ये भी जिम्मेदारी है कि आप उस शख्स को सपोर्ट करें जिसके साथ हुआ है। क्योंकि बहुत ऐसे वाक़े, जिस तरह से आपने अभी एक बच्ची का जिक्र किया, इस तरह और से बहुत वाक़े मेरे सामने आए जब लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। वो कहते नहीं जी इसको खामोश रखो, यहीं दबा दो, क्या कहेगी दुनिया, बाद में क्या होगा। ये एज अ सोसाइटी हमें मैच्योर होने की ज़रूरत है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। खैर, जो कल इंसिडेंट पेश आया उस पर तो जो पेशरफ्त हुई, जो इंसिडेंट था वो आपके साथ जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वापस आ जाते हैं और हम बात कर रहे थे कल वज़ीर आज़म ने जो इफ्तिताह किया और दिया मीर भाषा डैम पर तामीराती काम का आगाज़ हुआ, जहाँ पर उनको ब्रीफिंग दी गई, पहले तो काम के हवाले से, फिर उन्होंने खिताब भी किया। चलास के मकाम पर उन्होंने कहा क्या, पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये जो आज हमने इसकी बड़ा फैसला किया है, एक ऐसी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डैम अब हम बनाने जा रहे हैं। दिया मीर भाषा डैम इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। आप ये समझ लें कि ये हमारी तीसरी बड़ी डैम होगी। क्यों जनरल मज़म, ये तीसरी बड़ी डैम है हमारी जब गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा $20 अरब का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था। तो उसका मतलब कि रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ना था, क्योंकि डॉलर जब कम होते हैं डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है, रुपया नीचे आ जाता है। 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, गलत फैसले किए। हमारे पास इतनी ज्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की और तब से फिर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बजाय हमारी बढ़ने के हम डी इंडस्ट्रियलाइज करते रहे। वो कौमें तरक्की करती हैं जो मुश्किल फैसले करती हैं। कभी भी कोई कौम ने बड़ा काम नहीं किया जो मुश्किल फैसले करने से घबराती है। एक कौम में जब इंसाफ होता है तो कौम वैसे ही आज़ाद हो जाती है, जुल्म से आज़ाद हो जाती है। जी, जुल्म से आज़ाद हो जाती है। कल वज़ीर आज़म ने जो खिताब किया और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि पानी का जो ज़ख़ीरा पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि जो सलाहियत थी वो 30 दिन से बढ़कर अब 48 दिन हो गई है। और फिर डैम से सालाना 18 अरब 10 करोड़ यूनिट्स सस्ती तरीन बिजली मैसर आएगी। तो ऐसा लग रहा है कि जब इंशाल्लाह ये डैम मुकम्मल हो जाएगा तो इसके बहुत से बेनिफिट होंगे। उसमें एक ये भी होगा कि एक तो आपको सस्ती बिजली मिलेगी, आपकी बिजली के जो बिल ज़्यादा आते हैं उनमें खातर ख्वाह कमी भी वाक़या होगी इंशाल्लाह। और उसके साथ जो गैप है, लोड शेडिंग है, जो बिजली की कमी है, उसमें भी बेहतरी आएगी। बिल्कुल, क्योंकि बिजली के बिलों में कमी इसलिए आ सकती है क्योंकि वाटर स्टोरेज ये डैम होगा तो जो हाइड्रो डैम्स होते हैं उससे फ़ायदा ये होता है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी होती है उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पानी के साथ ही बिजली बनाने में आसानी होगी। और आपको पता है नीलम झेलम, तरबेला, मंगला और महमन डैम, ये पाकिस्तान में वो बड़े डैम्स हैं जिनसे हम बिजली हासिल कर सकते हैं। अब दिया मीर बादशाह डैम जो है वो भी बन रहा है। तरबेला और मंगला तो यूब खान के दौर के हैं, उसके बाद जो दीगर डैम्स बने, आहिस्ता छोटे छोटे डैम्स भी बने। लेकिन ये जब डैम्स नहीं बन सके तो क्या हुआ कि फिर IPPs को हमें ये सिस्टम देना पड़ा कि आप पावर प्लांट लगाएं, फ्यूल से आप बिजली बनाएं और उसके बाद हमें वो फ्यूल से जब बिजली बनी तो वो महंगी, जो दुनिया की महंगी तरीन बिजली है, जिसकी वजह से फिर पूरी की पूरी आवाम के ऊपर इफेक्ट आता है। अब एनीवेज जी, गुड लक फॉर ऑल द टीम हु इज वर्किंग ऑन इट एंड आई रियली होप कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और इसके समरात जो है वो आम आवाम तक मिलना शुरू हो जाए। अब सर, जब भी हम एज अ सोसाइटी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जिक्र करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का, एक लड़की के ऊपर एक और बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है और वो होता है कि जी आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और शादी नहीं हो रही है। तो ये एक बड़ा अजीब सा मामला है। आपको कभी ऐसा हुआ कि आपको ऐसा, मतलब हमने देखा अपनी सोसाइटी में ऐसा, और हमने अपनी फैमिली में भी देखा कि जैसी उम्र हुई ऐसी लड़की की, या फिर अब तो लड़कों के बारे में भी कहते हैं यार इसकी शादी कर दो जल्दी, काफ़ी देर हो गई, लेकिन खैर लड़कियों के बारे में ज़रा ज़्यादा है सोसाइटी में हमारी। वो ऑब्वियसली ये तो एक मैटर है, लेकिन इसके अलावा जो उसके साथ एसोसिएट चीज़ें कर दी जाती हैं जिसमें जहेज, जिसके जो इंतहाई परेशानी का बायस है कि अभी भी हमारी सोसाइटी में लोग इसके लिए तैयार होते हैं लेने और देने के लिए। बिल्कुल, और
साथ साथ जो दूसरा मैटर है वो ये है कि आप अपनी किसी भी जब पसंद करने जाते हैं लड़की को, तो वो एज ए जिस तरह कोई चीज़ पसंद करने जा रहे हैं ना किसी शॉपिंग मॉल में, उस तरह उसको चेक किया, उसको देखा जाता है, तो वो बड़ी ज्यादती की बात। ये पूरी कैटेगरीज जो हैं कि एक लड़की को शादी तक जाने में और शादी के बाद किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। सबा कमर ने एक बड़ी लाइटर नोट पे वीडियो बनाई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मिक्स्ड कमेंट्स मिले उन्हें, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको दिखाते हैं। और ये क्या लड़की खानदानी होनी चाहिए कि रट लगा रखी है? खानदानी का मतलब भी मालूम है? इनसे कोई पूछे इनके लड़के कितने खानदानी हैं? खानदानी लड़के नशे नहीं करते, मुजरे नहीं देखते और ना ही औरत पे हाथ उठाते हैं। अपना लड़का नशे करता हो लेकिन बहू खानदानी चाहिए। मसला ये है कि सोसाइटी में दो तरह के रिश्ते वाले आते हैं, एक होते हैं कंजर्वेटिव फैमिली से और दूसरे होते हैं लिबरल फैमिली से, लेकिन दोनों को बहू की शक्ल में नौकरानी चाहिए होती है। पढ़ी लिखी है तो बाहर का काम करे, अनपढ़े तो घर का काम करे, और फिर शादी के बाद कोई भी फैसला मियां बीवी का नहीं रहता। फिर उस घर में बूढ़ी अम्मा होती हैं जो पहले हाथ इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं कि बेटा मरने से पहले मैं तेरी औलाद देखना चाहती हूँ, और फिर अल्लाह की देन से अगर बेटी जैसी रहमत आ जाए उसी अम्मा की डिमांड बढ़ जाती है कि बेटा पोता देखने की ख्वाहिश थी पोती, और फिर बेटा पोते की ख्वाहिश में पोतियों की लाइन लगा देता है। लेकिन मजे की बात, वो अम्मा जो शादी वाले दिन मरने वाली थी वो 10 पोतियों के बाद भी नहीं मरती, और वो बेटी जो घर में ब्याह कर आती है 30 साल के बाद अपने ही बच्चों से कह रही होती है कि जिंदगी गुजर के सच्चा प्यार नहीं मिला। बच्चे इधर परेशान हो जाते कि माँ के 11 बच्चे हो गए, सच्चा प्यार नहीं मिला अभी तक। तो मैं अपने लिए शादी करना चाहती हूँ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। क्या समझे? # शादी करो, कारोबार नहीं। बड़ा अच्छा मैसेज है जी सबा कमर का। और जो इनकी बहुत सी चीजों से इख्तलाफ हो सकता है अबूज़र, जैसे अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन जो लास्ट लाइन है इनकी कि शादी करो अपने लिए, ये आई थिंक सोच कारोबार नहीं, बिल्कुल। और जिस तरह से लोग, मैंने पहले कहा कि शॉपिंग मॉल में जाके इस तरह शादियों के रिश्ते सेलेक्ट करते हैं, यही वजह है कि कारोबार आपने नहीं करना, आप एक फैमिली बना रहे हैं, आप इसमें बहुत सी चीज़ें और देखनी होती है। अच्छा, उनकी ना ऑब्वियसली एक उनकी अपनी सोच है, उनका अपना एक चैनल है, उस पर उन्होंने बात की है, उस पर तो हमें एतराज़ नहीं हो सकता कि भाई आपने ऐसी बात की। वो उनकी अपनी मर्जी, उन्होंने जो भी कहा, लेकिन जो उनका तरीका कार था वो बड़ा मजे का, बड़ा एंजॉय किया मैंने जब वीडियो देखी। हमेशा से मेरे ख्याल से ऐसा रहा है कि वो शी इज अ सुपर्ब एक्ट्रेस, जो स्पीड थी, जो एक्सप्रेशंस थे वो बड़े और वो वैसे ही बड़ी अपनी एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लाइटर नोट पर्सनालिटी की वजह से बड़ी मशहूर मुझे लगा कि जो वो बोल रही है वो थोड़ी स्पीड तेज करके ना उससे बोला जाता है, लेकिन वो एक्चुअली ऐसे बोलती हैं। उनकी बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं कि जब वो बात करने पर आती हैं तो ऐसा लगता है बस तेज गांग शुरू हो गई है और ऑन द पॉइंट, हर पॉइंट वो बोले जा रही हैं। अच्छा, वो इसके अलावा ना मैंने फिर दोबारा सा पेज देखा तो उसमें डिस्क्लेमर जब आता है ना, अक्सर मेडिसिन के एंड पे जब वो तेज तेज बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो डिस्क्लेमर वाली स्पीड है इनकी, वो बहुत तेज बोलने वाली। एनीवेज, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सी हैपनिंग्स हो रही हैं, और एक हैपनिंग कल ये भी हुई कि दानिश तैमूर और आयजा खान की साहबजादी छोटी सी क्यूट सी 5 साल की उनकी कल मतलब बर्थडे सेलिब्रेट की गई, वो माशाल्लाह 5 साल की हो गई हैं माशाल्लाह जी। और आयजा खान जो कि पाकिस्तान की मशहूर फेमस अदाकारा हैं, 2008 से वो पाकिस्तानी फिल्मों में और ड्रामों में काम करी, मतलब स्पेसिफिकली ड्रामा इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। और उससे ज़्यादा जो कि आपको याद होगा, मेरे पास तुम हो, मेरे ख्याल ड्रामा का नाम था, और उसमें मैं भी इसका किरदार उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अदा किया। तो उसके बाद तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा एक शोहरत की बुलंदियों तक छू चुकी है। बिल्कुल, और उन्हीं के जो हस्बैंड हैं दानिश तैमूर, आपने देखा कि वो बॉलीवुड की मूवीज से लेकर ड्रामा इंडस्ट्री तक छाए रहे, तो दोनों ही सुपरस्टार, और उनकी सुपरस्टार बेटी माशाल्लाह शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, 5 साल की हो गई, हुरैन नाम है, और बहुत मज़ेदार तरीके से उन्होंने उसकी सालगिरह मनाई। तस्वीर और वीडियोस जो हैं फिर वो सोशल मीडिया पर शेयर की गई एंड एवरीबडी वाज लविंग इट। दानिश तैमूर अपनी बेटी के साथ, आप देखिए कि बड़ा एलिगेंट सा एक सेटअप। और आयजा की ना कुछ सोशल मीडिया पर पिक्चर्स आती हैं अक्सर, जब अपनी बेटी के साथ, ये वाली तस्वीर की बात कर रहा था, वो मैचिंग कपड़े जो पहनती है ना, वो बड़ा जबरदस्त ट्विनिंग विद द डॉटर। आई थिंक यही तो पर्क्स होते हैं मदर डॉटर रिलेशनशिप में कि आप ट्विनिंग कर सकते हैं, सेम ड्रेसेस पहन सकते हैं। और ये देखें, शी इज़ लुकिंग प्रिटी, और सोशल मीडिया पर काफ़ी एप्रिसिएशन भी मिली और लोग जो हैं वो खुश हो रहे थे। और जिस तरह से बर्थडे मनाई गई है, ऑब्वियसली उसमें फैमिली भी होगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ पर्सनल बच्चों की पिक्चर्स ही लगाई हैं। और SOP के तहत ऑब्वियसली ये बर्थडेज आजकल हो रही हैं, शादियां भी हो रही हैं, जहाँ जहाँ पर भी फंक्शंस भी हो रहे हैं, बल्कि अब शायद फंक्शंस की तादाद बढ़ जाए चंद दिनों बाद, जब जैसे इस मैरिज हॉल्स खुल जाएंगे, तो फिर पता नहीं, मुझे वैसे ख्याल आता है कि कैसी होंगी शादियाँ, मतलब हम मास्क पहन कर जाया करेंगे शादियों पर, मुबारकबाद, जब दुल्हन की जो वालिदा होती है रो रही होती है, दिलासा भी दूर से देना होगा, क्या होगा? ये तो कोई शादी अटेंड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही पता लगेगा। खैर एनीवेज जी, खैर का वक्त आए वापस, और हम जो है वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ दोबारा वापस जाएंगे, दुआ हम सबकी होनी चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक की तरफ चलना है, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। आपको मालूम होगा कि 13 जुलाई को कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया गया, शोहदा को सलाम पेश किया गया और हर एक का एक अपना अंदाज़ होता है सलाम पेश करने का। इसलिए मुख्तलिफ मीडिया फोरम्स पर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की मीडिया, फिर सेलिब्रिटीज़, सब ने, हमारी पोलिटिकल फोर्सेज ने, सब ने मेरे ख्याल में खराज तहसीन पेश किया है कश्मीरियों को। बिल्कुल, सब ने किया और फिर इसी रो में फ़नकार जो हैं वो अपने फ़न का मुजाहरा करके अपनी यकजहती जो है वो शो करते हैं। और हदीका कयानी साहिबा तो हमेशा से ही सिंगर तो हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो एज अ सिंगर वोकलिस्ट हैं। वो इश्यूज़ के ऊपर भी बात कर लेती हैं, गाना भी, तो हमेशा लाइमलाइट में भी रहती हैं और पसंद भी की जाती हैं। जैसे हमने आपसे खबर शेयर की थी अर्तुगल का गाना इन्होंने टर्किश ज़बान में गाया था और कितनी पज़िराई मिली थी उनको। अब उन्होंने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए जो गाना गाया है उसकी तारीफ़ तो हम सब कर ही रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी उनकी तारीफ़ की और इस हवाले से ट्वीट किया। बिल्कुल, उन्होंने उनके गाने की फ़ोटो और वीडियो भी शेयर की इंस्टाग्राम पर और ये देखिए उन्होंने कहा कि एक्सीलेंट सॉन्ग है और स्ट्रगल को कश्मीरियों की जो है ये उजागर किया गया है और जिस तरह से कश्मीर में ऑप्रेस किए गए आवाम, उनकी आवाज़ बनी दीगा कियानी। और उन्होंने ये आवाज़ भी कश्मीरियों की ही ज़बान में गाना गाया, जिस तरह से टर्किश ज़बान में पहले उन्होंने गाना गाया, वो उन्होंने ये कश्मीरी ज़बान के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये गाना गाया और जुल्म और सितम जो कश्मीरियों पर किया जा रहा है उसकी उन्होंने भरपूर जो है अक्कासी की है। तो ये ज़बरदस्त गाना आपको थोड़ा सा सुनवाते हैं। में उन्होंने अपना हिस्सा डाला और एक बात जो कि आखिर में उन्होंने लिखा अपने इंस्टाग्राम में, हदीका कियानी, उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ, अमन और मोहब्बत की ज़रूरत है, इसलिए हर एक का ये फ़र्ज़ है कि वो अपना अपना किरदार जो है इस सिलसिले में निभाए। बिल्कुल, और हम सबको अपना अपना किरदार निभाते रहना है जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। एक और एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री, आप सोच रहे होंगे कि एंटरटेनमेंट से हम आज भरपूर ख़बरें जो हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं शेयर करने के लिए। बड़ी मज़े मज़े की हैपनिंग्स हो रही हैं जी। हमने आपके साथ जिक्र किया था कि हम जो है वो जो भी हो रहा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो कल ये हुआ जी, आप सबकी बहुत प्यारी, बहुत फेम समेटने वाली, प्यार समेटने वाली मारूफ अदाकारा सारा खान की इंगेजमेंट हो गई है और मशहूर सिंगर फलक शबीर ने कल उन्हें प्रपोज किया। ज़बरदस्त ही वीडियोस गुज़िश्ता रोज़ से ही काफ़ी लोग देख रहे थे और बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि ऐसे लगा कि सरप्राइज सा इवेंट था और जिसमें उन्होंने उनको प्रपोज किया जी। अबूजर फायरवर्क्स भी हुआ और वो भी किया गया विच इज़ नॉट अलाउड, लेकिन सेलिब्रेशंस उन्होंने की। हाँ, लेकिन चलें ये बात अलग है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने उनको प्रपोज कर दिया टाइमली और वो उन्होंने भी मान लिया टाइमली, वरना कई दफ़ा ऐसे होता है कि अगर अब वक्त निकल जाए तो फिर ये डिसीजन जो है वो नहीं हो पाते। और तो फिर ये मायों की रस्म भी हुई जिसमें उन्होंने एक दूसरे को उपटन भी लगाया, मतलब शादी बस आजकल में हो जाए। हाँ, इसका मतलब और सारा इज लुकिंग ब्यूटीफुल। कंग्रेचुलेशंस सारा एंड फलक, आप दोनों को सोशल मीडिया पर भी और मीडिया की तरफ से भी बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत दुआएं मिल रही हैं। कल टॉप ट्रेंड भी रहा। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपको शायद इस बारे में पता होगा, मुझे नहीं मालूम कि इनका कोई ऑलरेडी जिस तरह होता है ना कि कोई लोग डिस्कस करते थे कि रिलेशन है या कुछ नया सरप्राइज था। आई थिंक इट केम आउट एज अ सरप्राइज। बहुत कम लोग शायद इस बारे में जानते थे। ये भी अच्छी स्ट्रेटजी होती है, हाँ, कि आप एंड तक बताएं ना और जब आपकी शादी हो रही हो तभी आप इस चीज़ को डिस्क्लोज करें। सारा ने तो जो पिक्चर शेयर की उसकी कैप्शन में उन्होंने इवल ज़ाय ऑफ का जो एक स्माइली होता है वो लगाया हुआ था और शबीर फलक ने जब ये पोस्ट शेयर की जिसमें वो प्रपोज कर रहे हैं सारा अली खान को, तो उसमें उन्होंने उनको टैग कर दिया और फिर एक तस्वीर सारा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर लगाई जिसमें उनके हाथ पे मेहंदी से लिखा हुआ है फलक की दुल्हन। और मुझे क्यूट लगा ये कि ये सेलिब्रिटीज भी ऑब्वियसली आफ्टर ऑल शी इज अ गर्ल एंड शी विल सेलिब्रेट हर बिग डे लाइक एनीथिंग। अच्छा, बड़ा अच्छा एग्जीक्यूशन है, मतलब इफ इट वाज नॉट अ सरप्राइज फिर भी बड़ा अच्छा लगा देखकर के सरप्राइज इवेंट बनाया, उसके ऊपर शादी भी अब हो रही है। और इसके अलावा ये अच्छी बात है कि इन दिनों में अगर आपको खुशी का लम्हा मिलता है तो आप उसको एंजॉय करें, लेकिन उसको SOP को फॉलो करते हुए।
अच्छा, इसके अलावा मैं थोड़ा सा बात करना चाहता कि सारा खान के कुछ ड्रामाज मैंने देखे तो बड़ी लो प्रोफाइल सी, बड़ी धीमी मिजाज की खातून लगती हैं। अच्छा, इसके लिए ना एक ट्रोलिंग में, हाँ आपने कहा बड़ी धीमी और बड़ी क्यूट सी, बड़ी सुलझी हुई, और वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी ऐसे ही रहती हैं, बड़े स्कैंडल्स और कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहती हैं। इनका एक ड्रामा आजकल चल रहा है सबात, जिसमें इनके साथ एक्टर हैं उस्मान, और ये वही एक्टर हैं जो लास्ट ड्रामे में हमजा अली अवासी की जो बेगम है मिनाल, उनके साथ उन्होंने किया। सो लास्ट शो जब उन्होंने उसके साथ किया और उनकी मिनाल की शादी हो गई और अब सारा की भी शादी हो रही है, तो लोग ना रिलेट कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि ये उस्मान भाई जो है ना, ये लकी है सबके लिए, जिसने शादी करानी है इनके साथ ड्रामा कर ले। तो फिर इसका मतलब है कि बहुत सी अदाकारा जो हैं या जो भी ऐसे सोच रहे होंगे कि वो नेक्स्ट अपना रोल शायद चाह रहे हों कि हमें मिल जाए। एनीवेज जी, गुड लक इनको आइंदा ज़िंदगी के लिए, सारा को और फ़लक शब्बीर को। और मुझे लगता है कि फ़लक शब्बीर जो हैं वो भी बड़े अच्छे गुलकार हैं और लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आर बेस्ट विशेस विद द कपल, एंड आई रियली होप कि आप हमेशा इसी तरह से खुश खुर्रम रहें, कामयाब ज़िंदगी गुजारें और नज़र बद से बचे रहें। बिल्कुल। इसके साथ साथ चूँकि आपको दिखाया एंटरटेनमेंट की खबर से, लेकिन अब आपको दिखाएं क्राइम की दुनिया से एक खबर, लेकिन इसमें क्राइम नज़र नहीं आएगा आपको, इसमें आपको इंसानियत नज़र आएगी जो कि अक्सर नज़र नहीं आती है। लोग उसके बारे में बात नहीं करते। हमारी पुलिस, पंजाब पुलिस के बारे में, पंजाब पुलिस के बारे में अक्सर लोग ये समझते हैं कि वो सिर्फ जो है वो शायद आपको तशद्दुद करेगी या फिर शायद आपको गलत चीज़ के लिए पकड़ लेगी और उसके बाद आपको मतलब सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ, एक बड़ी खूबसूरत वाक़या गुजरांवाला में पेश आया जब पुलिस वालों ने ये देखा कि जो शख्स डकैती की वारदात में मुलविस था वो लॉकडाउन की वजह से कुछ परेशान थे, तो वो शायद उन्होंने वो रेडी लगाते थे दही बल्ले की, तो वो जब मजबूर हुआ, किराया नहीं था, उसने डकैती की, तो बच्चे और बीवी उसके आगे घर पे थाने में उन्होंने कहा कि आप हमें भी साथ ही कैद कर दें क्योंकि हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मजबूर था, इसने कर लिया, अब क्या करें। तो पुलिस वालों ने क्या किया, इतना खूबसूरत जेस्चर देते हुए पुलिस वालों ने खुद फंड इकट्ठे करके उस शख्स के घर का किराया अदा किया, बिल अदा किया और खातून को पैसे भी दिए। ज़बरदस्त। आई थिंक ये वो जेस्चर्स हैं जो हमारी फोर्सेस को और ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। और अबू ज़र, इसमें आप देखिए कि ये इंसानियत की एक बात है, लेकिन वहीं पर इंसाफ का तकाजा जो है फिर शायद वो भी पूरा होना चाहिए, क्योंकि उसके हवाले से भी कुछ बातें हो रही हैं। खैर, इस वक्त हमारे साथ डीएसपी साहब मौजूद हैं, इमरान अब्बास साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डीएसपी साहब। बहुत शुक्रिया डीएसपी साहब टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा ये इंसिडेंट कैसे पेश आया, क्या हुआ था, थोड़ा आपकी ज़ुबानी सुनना चाह रहे हैं। ऐसे है कि ये उस्मान ने 7 एक वारदात की घर में कुर्ता पहन के उसको करने से उसके पास ड्रोना पिस्टल था, वहाँ पर 39,000 रुपया छीना फरार हो गया। इस कुर्ता पहन के इसने वारदात की। बाद में जब इसने गिरफ्तार कर लिया, पकड़ के थाने ले आए, तो मेन वाली इसके बच्चे और बीवी भी साथ आ गए। उन्होंने कहा कि हमें भी जेल भेज दें क्योंकि हमें मालम कान घर से निकाल देगा और बस हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं। उनकी बात में सच्चाई मालूम हो रही थी, दुख था, दर्द था। तो मेरे जो साथ कुलीग थे उन्होंने सबने ये बात सुनी तो बड़े उस बात पे इम्प्रेस हुए। हालांकि हम मुलजमान के इंटरोगेशन करते हैं तो पता चल जाता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो उनसे इम्प्रेस होके हमने परेशान होके हमने कंट्रीब्यूशन की और उनको पे कर दिया, उसकी बीवी को रेंट वगैरह पे कर दिया और उनके घर में राशन वगैरह का बंदोबस्त कर दिया। लेकिन चूंकि हमारा उसके बाद हमने उसके मुलज़्ज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की, जो उस्मान नामी बंदा है उसे पर्चा दिया और कानूनी कार्रवाई भी की। लेकिन दोनों पहलू हमने रखे। इंसानी पहलू ये था कि हम बड़ा जबरदस्त, जैसे ये इमरान साहब जिस तरह से आपने वाकया बयान किया, हमने भी BBC की रिपोर्ट भी पढ़ी और बड़ा खूबसूरती से उन्होंने भी बयान किया था। ये बताएं कि जब ये वाकया सामने आया आपके, ऑब्वियसली जब आप ऐसे जब होता है, आपको एक मतलब लंबा अरसा गुजर चुका है पुलिस डिपार्टमेंट में, लोग झूठ भी बोलते हैं, लोग गलत बयानी भी करते हैं, लोग कुछ और शो पिक्चर कर रहे होते हैं। डकैती हो गई, एग्जैक्टली डकैती हो गई, आपने मुलजिम को पकड़ लिया, उसके बाद उसकी फैमिली आई, फिर आपने चेक कैसे किया कि ये सब कुछ सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं है, या ये आदमी मुजरिम नहीं था, ये मजबूरन इसने पहली दफ़ा ये कदम उठाया था? लेकिन ये हमारे पास सिस्टम होता है तो हम फौरन कार्ड चेक कर लेते हैं कि पहले ये क्रिमिनल एक्टिविटी में तो नहीं है। तो दूसरा, हमने वो जहाँ किराएदार रह रहा था वहाँ वेरीफाई किया लोगों से, और जहाँ से वो शिफ्ट हो गया था वहाँ उसके फैमिली बाकी लोगों से वेरीफाई किया। वो शरीफ आदमी था, वो मजदूरी करता था, बाकी डेडी लगाता था और उसके फैमिली का कोई इस तरह का फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। दूसरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका रोना, उसके बच्चों को रोना, हम भी इंसान है, पूरी तरह समझते हैं कि ये सच है या झूठ है। हमें बिल्कुल सच्चाई मालूम हुई कि ये क्राइम
अपनी गुर्बत की वजह से, ये किसी और एलिमेंट की वजह से कर रहा है। ये इस तरह का नहीं कि जो एडवेंचर करे या कोई इस तरह की कोई लग्जरियस लाइफ गुजारना चाह रहा हो। सही, बिल्कुल सही। अच्छा डीएसपी साहब, ये भी बताइएगा कि कितने की डकैती थी, और फिर जाहिर है एक ह्यूमन जेस्चर और तो एक अपनी जगह, ह्यूमैनिटी भी अपनी जगह, जिसके लिए वी रियली रियली अप्रिशिएट यू, लेकिन इंसाफ का तकाजा भी होता है कि अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है तो उसको या तो सज़ा मिलनी चाहिए या उसका अजाला होना चाहिए। तो केस को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर क्या किया गया? देखिए जी, वो वारदात थी 39,000 की थी, 39,000 की उसने वारदात की थी, इतने पैसे छीने थे, उससे रिकवर भी हो गए थे। हमने उस पर एफआईआर दर्ज की, एफआईआर दर्ज करके उसको जेल भिजवाया। लेकिन वो चूंकि उसके जो जिनके घर वारदात हुई थी वो भी इस बात से कन्विंस थे कि ये इसने गुर्बत वजह से की है, तो उन्होंने उसे बाद में माफ कर दिया। अच्छा। माफ करने के बाद जब वो वापस आया तो उसका हमने चूंकि पहले बंदोबस्त किया था रोजगार वगैरह का, तो मैं समझता हूँ कि उसके आने के बाद वो उस बात पे अपनी एक्टिविटी पे शर्मिंदा था, लेकिन उसकी जो बाकी सोसाइटी के एलिमेंट ने मदद की है, अब वो मेन स्ट्रीम में दाखिल हो गया है, अब वो क्राइम का नहीं सोचेगा, अब वो बाइज्जत रोजगार कमा रहा है। सही। इमरान साहब ये बताएं कि ऐसे मुलजिम जो कि आपने कहा कि माफ तो कर दिया, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, 39,000 रुपये अमाउंट भी इतनी कोई बड़ी नहीं थी जिसपे कोई बहुत ज्यादा लंबी सजा भी हो सकती, लेकिन पाकिस्तान के कानून में आपने देखा होगा कि बहुत सी छोटी छोटी बातों पर लोग कई कई साल गुजार देते हैं, और ऐसा होता है कि बड़े बड़े मुलजिम जो हैं, मुजरिम, वो बाद में जल्दी निकल आते हैं। अब आप ये बताएं कि इस तरह का जो मुलजिम होता है उसके लिए अगर फॉर इंस्टेंस ऐसा ना भी हो पाता तो क्या होती, सज़ा ज़्यादा होती या कम होती है? अगर वो माफ़ ना करते फिर क्या होना था? देखें, जो इसी तरह की डकैती की वारदात होती है वो 7 साल से ज्यादा होती है, वो तो ट्रायल होना था, उसकी सजा वगैरह होनी थी, लेकिन उसके गुस्सा ने जब रियलिटी को पता चल गया तो नहीं इमरान साहब, मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, छोटी अमाउंट और पहली दफा का मुलजिम, मतलब वो उसका रिकॉर्ड नहीं है, इसको कोई रियायत मिलनी थी? यकीनी तौर पे जब वो हैप्चुअल नहीं है, पहले वादा तो नहीं करता, तो उसको कोर्ट उस बात को मद्देनजर रखती है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वो चूंकि रिकॉर्ड में उस पर नहीं था, उसके घर में माफ कर दिया, बिल्कुल, तो वो मामला सॉर्ट आउट हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा इमरान साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारी पुलिस का जो किरदार है उसमें हम एक्सपेक्ट भी यही करते हैं, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की मिसालें हम हर चीज़ में, हर सिस्टम में, हर जगह पर देते हैं, तो वहाँ एक और अच्छी चीज़ ये भी है कि प्रिजनर्स को अच्छा इंसान बनाया जाता है, वो चाहे अगर मुजरिम भी हैं और जेल भी काट रहे हैं तो उनकी वेलफेयर के लिए उनको अंदर रख के उनके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो भरी जाती है मुख्तलिफ जेस्चर से। आपने जो केस सॉर्ट आउट किया, आपने एक शख्स को बहुत पॉजिटिव जेस्चर्स दिए, ह्यूमैनिटी शो की, उसका रोजगार का एक स्टेप भी लगाया। हमारे पास इस तरह के इंसिडेंट्स और ज़्यादा क्यों नहीं होते? क्यों ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस भूल जाती है कि उसने एक कम्युनिटी रोल और ह्यूमैनिटी का रोल भी प्ले करना है? लेकिन ये इनिशिएटिव लेने की जरूरत होती है। हमारे आईजी साहब ने हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आप जो भी क्रिमिनल्स पकड़ते हैं तो उन्हें पूरा टारगेट करें ताकि कोई गलत चलान भी ना हो, और जिसने कोई करेक्शन की, रिफॉर्म की जरूरत है, उसको हम बाकी सोसाइटी के एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करके उसकी करेक्शन भी कर सके, ताकि वो क्रिमिनल्स के साथ मिलकर क्रिमिनल ना बन जाए, बल्कि वो दूसरी सोशल लाइफ, अच्छी सोशल लाइफ गुजार सके असूलों के मुताबिक। तो अब हम यकीनी तौर पर पुलिस चाह रही है कि हमारी रिक्रूट अच्छी हो, हम इस तरह के इनिशिएटिव जो है वो सारे पुलिस अफसरान, स्पेशली आईजी साहब के हुक्म के मुताबिक हम ऐसे कर रहे हैं। डीएसपी साहब, वी रियली रियली अप्रिशिएट इट, और इस तरह के काम और इस तरह के जेस्चर्स हम हमेशा तारीफ भी करते रहेंगे, अप्रिशिएट भी और प्रमोट भी करते रहेंगे। अगर आप पुलिस जो है मिलकर इसी तरह कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करती है तो इसी तरह हम प्रमोट भी करेंगे, क्योंकि ये हमारी अपनी पुलिस होती है और अगर ये अच्छा काम करे तो हमें चाहिए कि इनको सपोर्ट भी करें। बहुत शुक्रिया डीएसपी इमरान अब्बास चद्दर साहब, राना जाहिद, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बताया ये तमाम मामला हुआ क्या, और फिर किसने खूबसूरती से, मुझे लगता है कि एक इंसान को मुजरिम या मुलजिम बनाने से बचा लिया और दोबारा इंसान बना दिया, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बना दिया। लेकिन वहीं पर अबूज़र, मुझे ना शर्म आती है, मुझे अफसोस होता है, मुझे दुख होता है कि हम इस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की पिक्चर्स नहीं देखते, इस तरह की सोच को नहीं सोचते, और फिर जो उनके दिल में आता है वो करते चले जाते हैं। कल एक अफसोसनाक इंसिडेंट पेश आया पिंडी के करीब, जब एक ट्रैफिक वार्डन से 3 मुलजिमान ने नारवा सलूक किया, जिसमें खवातीन भी शामिल थी, और ये वीडियो आप देख सकते हैं। अफसोसनाक ये बात, जिसमें खवातीन शामिल हैं, उनको जूतियों से मारा गया है, मतलब इस तरह तशद्दुद। अच्छा, मामला क्या है सीमा, आपको पता है सिर्फ
कि उनको तेज़ रफ्तारी और ट्रैफिक चलान करने के लिए रोका था। और फिर आप देखिए रवैया देखें हमारे लोगों का कि किस तरह से चढ़ दौड़ते हैं। एक शख्स को देखा, अच्छा ये पुलिस में है, वर्दी में है, व्हाटएवर, उन्होंने ये नहीं देखा। सोचिए इन औरतों का क्या काम है कि किस तरह वो एक ट्रैफिक वार्डन अच्छा ये फायदा उठाया इन्होंने अपने औरत होने का यहाँ पर कि हमें कुछ नहीं करेगा। विमेन कार्ड हर जगह नहीं चलता और ये गलत है। और मैं चाहूंगी कि ये जो अब गिरफ्तार हो चुकी हैं, मेक श्योर किया गया कि ये गिरफ्तार हो सारे के सारे लोग और इनको सख्त से सख्त सजा हो, ताकि दोबारा कोई एक यूनिफॉर्म में एहलकार जो हमारी खिदमत के लिए ड्यूटी दे रहा है उसके साथ ये सलूक ना किया जाए। ये देखें जेस्चर्स है ना ये पुलिस वालों के, इनको हमें सलूट करना है, चाहे वो वार्डन है, पुलिस है, वो किसी भी फोर्सेस से ताल्लुक रखते हैं। अभी आपको एक और फुटेज दिखाते हैं, आप वो खुद देखिए और इंसाफ कीजिए। आप देखें ये है हमारी फोर्सेस जो कि बारिश में, आंधी में आपकी खिदमत के लिए फर्शनासी का मुजाहरा करते हुए कैसे खिदमत कर रहे हैं आपके लिए। पिंडी का वो मशहूर चौक है अबूजर जहां ट्रैफिक कभी बंद नहीं होती है मुसलसल, और तेज तूफान और आंधी में भी। ये तो एक वीडियो हम तक पहुंच गई ना, इस तरह की सैकड़ों वीडियोस आप दिखा सकते हैं जहाँ पे खिदमत दे रहे हैं, पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे हैं, बूढ़ों को रास्ता दिखा रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। लॉकडाउन में जिस तरह उन्होंने मदद की लोगों की, ये सारे पुलिस एहलकार हैं, ये सारे वो लोग हैं जो लोगों को हेल्प कर रहे थे। ऐसी कितनी मिसालें हैं जो हम आपको देते। ये देखें रमजान में लोगों को इफ्तारियां कराई। मतलब ये क्या, एक तरफ आप देखें, अच्छा ठीक है गलतियां होती हैं, पुलिस से भी गलतियां होती होंगी, लेकिन बड़ा अच्छा किरदार से अभी इमरान अब्बास साहब ने भी कहा कि हम अब कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस का एक इमेज बेहतर करने के लिए उसी की ये कोशिशें होती हैं कि आप तूफान हो, आंधी हो, बारिश हो, आप वहाँ पर खड़े हैं। इसके अलावा आप कम्युनिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, बूढ़ों की मदद कर रहे हैं। याद है कोई इवेंट होता था और हम जब वहाँ जाते थे तो जो वार्डन्स हैं और ख़ासतौर पर फीमेल वार्डन्स, वो आपको आकर फीमेल्स को फूल देती थी एज अ गुडविल जेस्चर। और अब वो दोबारा वो देखें जो ये ख़वातीन जिस तरह से तशद्दुद कर रही हैं वो भी दोबारा से देखें। एक तरफ ये रवैया है और दूसरी तरफ वो रवैया है कि वो उनको रोका है सिर्फ कानून नाफिज कराने के लिए। ये किसी और वजह से नहीं रोका कि वो तेज़ रफ्तारी से जा रहे थे, उन्हें रोक लिया। फिर जो तशद्दुद किया, फिर जिस तरह से बदतमीजी की, फिर जो अंदाज था उनका, मतलब पीछे जा जाकर उसको मार रहे हैं और वो बेचारा बाइक में बैठ के। लेकिन यहाँ पर मैं तारीफ करूंगी इस वार्डन की कि उसने उफ तक नहीं किया, उन्होंने वो बाइक में बैठ के चले गए वहां से। आई थिंक ही काइंड ऑफ न्यू दिस कि ही इज द बिगर पर्सन और उसको अपने यूनिफॉर्म के तकद्दुस का ख्याल रखना है। हमारे साथ इस वक्त सीटीओ इस्लामाबाद अली अकबर साहब मौजूद हैं, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए एंड वी सैल्यूट यू फॉर ऑल योर सर्विसेज। आपके सारे के सारे अहलकार, आपके सारे के सारे जो कॉलीग्स हैं वो किसी भी शहर में हों, मुझे पता है कि सख्त से सख्त गर्मी हो, सख्त से सख्त बारिश हो, मौसम की सख्ती भी उनकी ड्यूटी को, उनके फ़र्ज शनासी को ख़त्म नहीं कर सकती। छोटे मोटे जेस्चर हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन बिगर पिक्चर ये है कि आप लोग हमारे लिए सड़कों पर मामूर हैं और काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैम अस्सलाम वालेकुम, गुरु एंड सर आपको भी। मैम हम लोग आपने जो ओपनिंग रिमार्क्स दिए हैं, वी आर कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड, वी आर ग्रेटफुल टू यू। आपके जो अल्फाज के जी बहुत हो गया, फेमिनिज्म कार्ड, आपके रिमार्क्स आपने जिस तरह हाईलाइट किया कि रमज़ान के अंदर ये ट्रैफिक वार्डन्स अपनी डोनेशंस को इकट्ठा करके ख़ुद लोगों के अंदर जो है अफ्तारी के वक्त रोड यूज़र्स में अफ्तारी तकसीम कर रहे हैं। आपके रिमार्क्स ये हाईलाइट करना कि बारिश के अंदर, तपती गर्मी के अंदर ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो सड़क पे खड़े हुए ड्यूटी कर रहे हैं। वी रियली डोंट हैव द वर्ड्स टू थैंक यू। और आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया, एक्नॉलेज किया, वी आर ग्रेटफुल टू यू जी ऑन बिहाफ ऑफ रावलपिंडी पुलिस। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इस वीडियो से जो ये वायरल हुई। अगेन द क्रेडिट गोज़ टू 24 न्यूज़। इसके अंदर उस्मान मलिक जो आपके रिपोर्टर जिन्होंने इस वीडियो को, ही केम अक्रॉस दिस वीडियो और उन्होंने पहली दफ़ा 24 न्यूज़ ने इसको चलाया, और सगीर साहब जो आपके ब्यूरो चीफ हैं पिंडी और इस्लामाबाद के। ये वीडियो जब चली, आप इसके अंदर देखिए कि इस वीडियो के हवाले से 24 न्यूज़ ने ट्रैफिक वार्डन का ना नाम चलाया और ना उसके चेहरे को हाईलाइट किया, बल्कि इनफैक्ट आपकी इस वीडियो के अंदर ट्रैफिक वार्डन के चेहरे को ब्लर कर दिया गया। ये वो छोटे जेस्चर्स हैं जो शायद आपके लिए, आपकी फील्ड में शायद मैटर नहीं करते, लेकिन उस एक शख्स के लिए जो इस वीडियो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए के सेंटर में है, जो हाईलाइट कर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत मैटर करता है कि एक रिस्पेक्टेबल शख्स का चेहरा हम ना दिखाएं जहां पर सोसाइटी उसको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रही है। बिल्कुल। एंड मैम ऑन बिकॉज ऑफ दैट सर, हम आपकी टीम का, आपके ब्यूरो चीफ का, आपकी रावलपिंडी वाली टीम का हम सब के बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। द फैक्ट इज सर कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो एक एहलकार नहीं है, वो एक सिंबल है।
वो सिंबल है स्टेट की अथॉरिटी का। True. वो अनआर्म्ड है, वो उसके पास कोई असला नहीं है, उसके पास सिर्फ बैकिंग है तो कानून की और लॉ की। बिल्कुल। अगर आप ट्रैफिक वार्डन के साथ बदतमीजी, बदअखलाकी कर रहे हैं, अगर उसकी वर्दी जो है वो शैबी है, अगर ट्रैफिक वार्डन एक नाजेबा अल्फाज या गुफ्तगू कर रहा है, तो आपका गुस्सा, रोड यूजर का गुस्सा जो है वो ट्रैफिक वार्डन के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि वो स्टेट के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से ट्रैफिक वार्डन्स को भी हम बार बार इतनी तनबीह करते हैं कि पेशेंटली करना। और मुझे बड़ा मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, बट द फैक्ट कि ट्रैफिक वार्डन ने इस वीडियो और इस साने के अंदर किसी लेडी के ऊपर, किसी शख्स पे आपकी कोई बात हाथ नहीं बेहतरीन है अली अकबर साहब, और ये और चीज़ तो उनकी- पूरे पाकिस्तान है, बल्कि जहाँ जहाँ पर ये वीडियो देखी गई है उसने देखा कि जो रवैया आगे से रिस्पांस था ट्रैफिक वार्डन का वो बेहतरीन था, और इसकी मिसाल मेरे ख्याल में नहीं मिलती कि इस तरह से आपने अपने आप को कंपोज किया। अब ये मामला पहले तो बताइएगा हुआ क्या था, किस तरह से यहाँ तक बात पहुँच गई, फिर जो आपने इनको मुल्जिमान को जब पकड़ने के लिए ऑर्डर दिए तो ट्रेस कैसे किया, इस पर भी ज़रा बताइएगा, क्योंकि ट्रेस करना भी बड़ा ज़रूरी था, कैसे फौरी तौर पर भी किया गया, मतलब वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए। सर, ये इंसिडेंट जब पेश आता है तो उसके बाद मामला हमारे नॉलेज में आता है। बिकॉज इसके अंदर फीमेल्स इन्वॉल्व थी, तो सबसे पहले इस चीज़ को असर्टन करने की कोशिश की गई कि कहीं ट्रैफिक वार्डन की तरफ से इस तरह की बात तो नहीं है कि जिसके अंदर फीमेल्स इतनी बिफर गई और कि वो ये काम करने पे मजबूर हो गए। दैट वाज अ वेरी डेलिकेट लाइन जिसको हमें ट्रेड करना था, उसको हमने पहले इंक्वायर किया। जब हमने ये तसल्ली कर ली कि इस तरह का कोई वाक़या नहीं है कि जहाँ पे किसी फीमेल रोड यूज़र की इज्जत के हवाले से कोई हार जाया हुआ है, तो उसके ऊपर DIG SN यूनुस साहब जो हमारे सिटी पुलिस ऑफिसर हैं, ही वाज, उनकी तरफ से कैटेगोरिकल ऑर्डर्स थे कि इसके ऊपर एज पर फैक्ट एंड ऑल लीगल एक्शन लिया जाए, एंड वी एप्रीहेंडेड दीज people in the video from district Attachi. Furthermore, the inquiry is underway, the investigation is underway, तो मैं उसके ऊपर कबल इस वक्त होगा कोई कमेंट करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ट्रेस आउट कैसे किया गया, मतलब वो लोग तो वहां से चले गए, इवन वार्डन भी वहां से चले गए जिनके साथ ये पकड़ा कैसे, पकड़ा कैसे आपने? मैम, ये पंजाब पुलिस है। That's a good gesture. But देखें CTO साहब, जहाँ पर गलती वार्डन्स की होती है, मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि हम हमेशा उस चीज़ को हाईलाइट भी करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि अथॉरिटीज़ तक वो बात जाए और उसका नोटिस लिया जाए। बट ओवर द पीरियड अभी कुछ अरसा में कुछ वीडियोज़ ऐसी आ रही हैं जिसमें हम वार्डन्स के साथ खड़े हैं, क्योंकि अपेरेंटली जितने सबूत, जितना ट्रैक नज़र आ रहा है वो ये है कि वो कूल एंड काम नज़र आते हैं और एग्रेशन जो है वो दूसरी साइड से नज़र आता है। आपने वो लाहौर वाली वीडियो भी देखी होगी जिसमें एक खातून जो है वो मुसलसल एग्रेसिव होकर बोल रही हैं, बदतमीजी कर रही हैं वार्डन से, और फिर उसकी वीडियो जब वायरल हुई तो उनको काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया एक रॉन्ग पार्किंग पे। आपने वो वीडियो देखी होगी। क्या हो रहा है ऐसे, लोग क्यों अपना टेम्पर लूज कर रहे हैं? मुझे याद है मैं अपने शोज में ये बात करती थी और हमेशा ये CTOs जितने भी सिटीज के हैं कहती थी कि प्लीज अपने वार्डन्स की ट्रेनिंग कराएं ताकि वो कूल एंड काम रहे। अब मुझे लग रहा है वार्डन्स की ट्रेनिंग हो गई है लेकिन शहरी जो है वो वहीं के वहीं खड़े हैं। मैम, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक वार्डन्स, पंजाब पुलिस के अंदर अगर रिक्रूटमेंट सब इंस्पेक्टर, ASI, कांस्टेबल लेवल पे सबसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड जो ऑफिसर्स आ रहे हैं वो ट्रैफिक वार्डन्स में हैं। इस वक्त CTP रावलपिंडी के अंदर मोर देन 10 PhDs हैं। इसी तरह मोर देन 15 ऑफिसर्स वो हैं जो कि अभी, यस मैम, मोर देन 15 ऑफिसर्स वो हैं जो मैम सर्विस में रहते हुए भी अपनी MPhil डिग्रीज कर रहे हैं, और उनको डिपार्टमेंट जो है ड्यूटी टाइमिंग्स में, लीव टाइमिंग्स के अंदर फैसिलिटेट भी करता है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैम मेजॉरिटी ऑफ वार्डन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड। ये पॉइंट आ गया सारी कि उंगलियां बराबर नहीं होती एजुकेशन भी है, ऑब्वियसली एजुकेशन सिर्फ काफी नहीं होती, मजीद भी एटीट्यूड भी चाहिए होता है। शहरी भी बड़े एजुकेटेड होते हैं लेकिन कई दफा वो भी टेम्पर लूज कर देते हैं। अच्छा, जब टेम्पर ऐसा लूज होता है, ये हमारे नाज़रीन के लिए बताएगा, इस तरह से जब ये लोग करते हैं तो उनको सजा क्या मिलती है? मतलब सिर्फ 1-2 दिन के बाद ईजी हो जाते हैं, जुर्माना होता है, होता क्या है ऐसे अगर कोई करे तो? और एक मैसेज भी जाते जाते थोड़ा सा दे दीजिएगा साथ ही कि एक तो ये केस इबरत का निशान बने, दूसरा लोगों के लिए, आवाम के लिए क्या मैसेज है आपका, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, आपके क्वेश्चन को मैम मैं आंसर करने से पहले जो अबूजर साहब ने बात की है, सर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से अहकामात आए कि हमने पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के ऊपर क्रैकडाउन करना है, क्योंकि उसके अंदर
4-5 लोग इकट्ठे ट्रैवल कर रहे होते हैं और इनिशियल लॉकडाउन के अंदर बड़ा कोविड के फैलने का खतरा था। मैम, जब ट्रैफिक वार्डन्स ने रिक्शों को रोकना शुरू किया तो मेरे पास नेक्स्ट डे ट्रैफिक वार्डन्स को 10-15 इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा सर ये जुल्म करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, ये दिन के 200 रुपए, 500 रुपए, 1200 रुपए, हद 1000 रुपए की दिहाड़ी ये लोग लगाते हैं और ये अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो मैंने कहा जी इसका सोल्यूशन क्या है? उन्होंने कहा सर हम सब पूल इन करते हैं और हम जो रिक्शा पकड़ेंगे हम उसे चलान नहीं करेंगे, हम उसे बंद कर देंगे, लेकिन हम उसे 1 महीने का राशन देंगे। इस आइडिया को जब हम अपने सीपीओ एहसन यूनुस साहब, डीआईजी एहसन यूनुस साहब के पास, हम अपने आरबीओ सोहेल हबीब ताजिक साहब के पास लेके गए, इवन आईजी साहब तक जब ये हमने अपनी सजेशन पहुंचाई तो उन्होंने ना सिर्फ इसको अप्रिशिएट किया बल्कि ओन किया। और हम तब तक रिक्शे पकड़ते रहे जब तक हम उनमें राशन फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। एंड दे स्टार्टेड विद रावलपिंडी ट्रैफिक वार्डन्स। और ये ट्रैफिक वार्डन्स का अपना आइडिया था। जब हमारे पास राशन खत्म हो गया हमने रिक्शा पकड़ने बंद कर दिए कि नहीं जी अब हम उनको राशन नहीं दे सकते, तो हम इनके साथ किसी और तरीके से इनको हम कर्टेल कर लेते हैं, इनको संभाल लेते हैं, लेकिन हम इनको फाइनेंशियली चालान करके पेनलाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और मैम जहां तक ये इस केस की बात है, हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारी लेकिन ओवरऑल बात कर रहे हैं कि मुल्जिमों को सजा क्या मिलती है ओवरऑल? जी the law will take its course sir, but we request the public कि इस वक्त अगर बाहर लाहौर में, मुल्तान में, कराची, गुजरावाला में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर खुले आसमान के नीचे ये ट्रैफिक वार्डन सिर्फ ट्रैफिक रेगुलेट करने के लिए खड़ा है। अगर वो नमाज पढ़ने की 5 मिनट की ब्रेक लेता है या वॉशरूम के लिए जाता है और ट्रैफिक वार्डन अपने मुकाम पे नहीं होता तो 1000 बंदा अगले 5 मिनट में ये तनकीद करता है कि यार चौक के ऊपर ट्रैफिक वाले नहीं खड़े हुए थे। वी रिक्वेस्ट फॉर पेशेंस। ये आपके अपने लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। हम वी आर पार्ट फ्रॉम द सोसाइटी। बोलना तो बहुत आसान है, सड़क से जाते हुए एक ठंडे पानी की बोतल किसी पुलिस एहलकार या वार्डन को पकड़ा देना ना सिर्फ सवाब, आपका गुडविल जेस्चर, और उस वार्डन का पूरी 10 घंटे की शिफ्ट के लिए जो मोराल बढ़ा देगा उसका कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता। सो आई एम गोना मेक दिस अ हैबिट कि मैं कोशिश करूंगी इस इंसिडेंट के बाद भी और आपसे बातों के बाद भी कि मैं अपना रोल प्ले करती रहूं। अबूजर आप अपना रोल प्ले करते रहे और जो लोग देख रहे हैं वो अपना अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली अकबर, सीटीओ इस्लामाबाद, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने बताया था क्या। और बड़ा अफसोस हुआ ऐसे रवैयों को देखते हुए कि हमारी सोसाइटी में होता है, लेकिन बड़ी खुशी होती है जब हम पुलिस के ऐसे अच्छे रवैयों को देखते हैं, कैसे वो हमारी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये इनके लिए हम इनको सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में एक चीज़ हमने देखी है कि यहाँ पर जब कोशिश की जाती है साल फिर भी कोई ना कोई ऐसा लगता है कि हमारे साथ पता नहीं कोई कर्ज है कि हम उस चीज़ से जान नहीं छुड़ा पाते। पोलियो भी उसमें से एक ऐसी चीज़ है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान शामिल है, जहाँ पर अभी भी ये बदकिस्मती से कहना चाहिए कि अभी भी पोलियो के वायरस जो है पाया जाता है और केसेस सामने आ रहे हैं। और बड़ा डेडली वायरस है जी। जो लोग पोलियो के कतरे नहीं पिलवाते, जो लोग इस चीज़ को पूरा एक मुअम्मा बना देते हैं, सस्पिशियस कर देते हैं, वो अपने साथ ज़्यादती करते हैं, अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों की ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। कल लाहौर के इलाके, और आप देखिए एक बड़ा शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, जहाँ पर हम कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग या समझदार लोग रहते हैं, वहाँ पर ऐसा इंसिडेंट आया कि 2 साल 2 माह का बच्चा पोलियो की वजह से दम तोड़ गया। जून में कहीं इस बच्चे में फालिज के सिम्टम्स आना शुरू हुए थे, बाजू और टांगों दोनों में पोलियो के सिम्टम्स जो हैं वो आए, और जब टेस्टिंग की गई उसकी तो पता लगा कि इस बच्चे को पोलियो है, और इंसदादे पोलियो वैक्सीन के बावजूद ये बच्चा पोलियो का शिकार हुआ, ये भी कहा जा रहा है। अच्छा, अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि ऑब्वियसली जब उसको पोलियो के कतरे पिलाए गए, वैक्सीन हो गई, फिर क्या हुआ? अब यहाँ पर या तो आपकी जो मेडिसिन है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि शायद वो वैक्सीन जो है उसमें कोई क्वालिटी वाइज कोई मसला था, या फिर इनको पिलाई ही नहीं गई है और ये सिर्फ रिपोर्ट कर दी गई कि पिला दी है। ये भी हमारे यहाँ पे होता है ना कि आपने बस एक खाना पूरी कर दी, कार्रवाई कर दी, पेपर वर्क में कह दिया जी हमने 10,000 बच्चों को हमने पोलियो के कतरे पिलाए, असल में आपने 9,000 को पिलाए होते हैं। 1,000 बच्चे को जिसको नहीं पिलाए वो एट स्टेक है, एट रिस्क है। बेज़ाब्तियां माजी में सामने आई भी हैं। तो अब देखते हैं ये मामला है क्या, क्यों ऐसा हुआ, अफसोसनाक ये वाक़या है। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुंदस इरशाद साहिबा जो कि EOC कोऑर्डिनेटर हैं पंजाब में इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी सुंदस इरशाद साहिबा। सुंदस इरशाद साहिबा, आप हमें सुन पा रही हैं?
ऐसे लग रहा है कि उनको हमारी आवाज़ दोबारा नहीं आई, हम उनसे रब्ता करते हैं, लेकिन अबू सर वही बात कि अफसोस होता है कि अभी भी ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं इसमें ये समझती हूँ कि पेरेंट्स जो इससे पहले जो इंसिडेंट्स आए पोलियो के, उसमें यही पता लगा था कि पेरेंट्स ने पोलियो के कतरे नहीं पिलवाए थे। और सोसाइटी में ऐसे होता है अक्सर हमारे और यहाँ अक्सर नहीं, बहुत ज़्यादा, खासतौर पर अगर हम केपी के साइड पर चले जाएं तो आपको पता है कि कितने स्कैंडल्स बनाए जाते हैं इसको लेकर, लोग कितना शिद्दत पसंद हो जाते हैं और किस तरह से पोलियो वर्कर्स पे तशद्दुद के वाक़यात हमने देखे, फायरिंग के वाक़यात हमने देखे, कितने पोलियो वर्कर्स शहीद हो गए अपनी ड्यूटी में, वो हम सब ने देखे। मुझे ये लगता है एज अ पेरेंट्स, एज पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, हम सबको अपना रोल प्ले करना है कि हम किस तरह मेक श्योर करें कि हमारे बच्चे ना सिर्फ पोलियो बल्कि हर तरह की वैक्सीन्स जो गवर्नमेंट पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, वो अपने बच्चों को मेक श्योर करें कि ज़रूर मिलें। बिल्कुल। सुंदर इरशाद साहिबा आप हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सुंदर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने ये केस होगा, लाहौर में 2 साल का बच्चा है, 2 साल 2 माह का बच्चा जो कि दम तोड़ गया पोलियो से, क्या कहेंगी, क्या वजूहात हैं आपके मुताबिक, इस तरह से अब तक केस क्यों सामने आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि इनको वैक्सीन भी पिलाई गई थी? जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट केस है जो लाहौर का हमारे पास अभी रिसेंटली नोटिफाई हुआ है। 12 जून को बच्चे की सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं, इसके बाद हॉस्पिटलाइज किया गया, फिर इस केस नोटिफाई हुआ। अनफॉर्चुनेटली लाहौर का अगर हम देखें तो लाहौर में पिछले पूरे 1 साल से वायरस की सर्कुलेशन इज देयर, उसमें यही एक तरीका है कि हम अपने बच्चों को वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाएं और जितनी भी हमारे पोलियो की कतरन की लेवल होती है उसमें बच्चों को कतरे जरूर पिलाएं। दैट इज द ओनली सोल्यूशन जिससे हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। लेकिन सुंदर साहिबा ये बात ठीक है आपकी कि हमें एज अवेयरनेस हमें देनी चाहिए, हमें बताना चाहिए, लोग पिलाएं इसको, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बताइएगा, ये बच्चा बताया गया है जो मोहम्मद अली हैं, इंसदाद पोलियो वैक्सीन के बावजूद पोलियो का शिकार हुआ, ये क्या वजह है, इसके क्या पीछे वजह हो सकती है? इज इट पॉसिबल? इसके ऊपर ठीक है, अभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं आपके मुताबिक। आई थिंक कुछ ऑडियो में भी प्रॉब्लम है कि उनकी आवाज़ ठीक तरह से आ नहीं पा रही। मैं यही सवाल आपको दोबारा कोट करना चाहूँगी सुंदर साहिबा कि पोलियो इन्वेस्टिगेशंस में जो इब्तदाई रिपोर्ट आई वो तो यही है कि पोलियो के कतरे पिलाए, एंड आई थिंक इसको बड़ा इमीडिएटली और इंस्टेंट सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर देगा आपकी वैक्सीन की क्वालिटी के ऊपर, और जो तमाम सस्पिशियस बातें की जाती हैं कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है, ये मेडिसिन ठीक नहीं है, तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, ये उनको बड़ी हवा देगी। तो इस हवाले से कुछ इनिशियली बातचीत हुई है, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ उनसे, लेकिन अबूज़र देखिए कि फिर आप ये कहते हैं कि आप अदवार का कंपैरिजन करते हैं। मैं अगर नून लीग के दौर की बात करूं तो मुसलसल 3 से 4 साल लाहौर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, चूँकि पंजाब की हुकूमत यहाँ पर पोलियो फ्री सिटी रहा है, इवन जो सिवरेज सैंपल्स थे वो भी नेगेटिव आ रहे थे। तो आई थिंक इट मैटर्स ऑन योर पॉलिसीज एज वेल, हाउ वेल यू टेक अप द कैंपेन्स, वो भी बहुत मैटर करता है कि आप अपने सिवरेज से सैंपल नेगेटिव करें ताकि आपको पता हो कि इन्वायरमेंट में वो वायरस जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर। बिल्कुल। तो सुंदर साहिबा, हम आपको सुन नहीं पा रहे थे पहले सही तरीके से, आपने बताया जो हम सवाल पूछना चाह रहे थे कि ये मामला आया है कि पोलियो का शिकार ये बच्चा हुआ है वैक्सीन के बावजूद। इज इट पॉसिबल? इन्वेस्टिगेशंस क्या कहती हैं, क्योंकि यही बताया जा रहा है अगर ऐसा हुआ है तो उसकी क्या वजह हो सकती है, क्योंकि जो इसका इम्पैक्ट है वो बड़ा नेगेटिव होगा लोगों तक, सोसाइटी तक, कि अगर वैक्सीन पिलाई फिर भी बच्चे को पोलियो हो गया। इन्वेस्टिगेशन हमारी, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि चल रही है। उसकी वैक्सीनेशन स्टेटस, पोलियो कैंपेन में से कतरे पिए या नहीं पिए, उसको भी हम देख रहे हैं। आपको जैसे पता है, मैंने पहले भी कहा कि लाहौर में सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा है और इम्यूनिटी जहाँ पर भी वीक होगी डेफिनेटली वायरस गोइंग टू स्प्रेड देयर। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम ये कहना कि बच्चे ने कतरे दिए हुए थे और उसको हो गया, विल बी टू अर्ली टू से। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, देन वी विल लेट यू नो अबाउट। लेकिन आपको ये भी पता है कि बहुत सी इरेगुलरिटीज आती हैं और आती रही हैं। अभी रिसेंट पास्ट में आपकी कैंपेन्स के दौरान 16 लाख बच्चे ऑन फिगर है लाहौर का जिनको कतरे पिलाए जाने हैं। लेकिन आपको ये भी याद होगा वो इंसिडेंट जब पोलियो वर्कर्स की सरजनिश की गई थी कि कुछ इलाकों में डॉक्यूमेंट्स में था कि पोलियो के कतरे पिला दिए, बट असल में कोई टीम वहां गई नहीं थी। क्या ये ऐसी इरेगुलरिटी भी हो सकती है?
नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म काफी स्ट्रॉन्ग है। हमारा एरिया इंचार्ज लेवल, यूसी लेवल, फिर तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इवन के प्रोविंशियल एंड फेडरल मॉनिटर भी आके टीम को मॉनिटर करते हैं। तो इस तरह से नहीं होता कि टीम जाके कटिंग ना पिलाए। हाँ, बच्चे अगर मिस आउट हो जाए, घर में मौजूद नहीं है, तो दैट इज सेपरेट इशू। तो इस तरह से टीम्स मिस नहीं करती कोई भी एरिया। अच्छा सुंदर, ये भी बताएगा, पिछले 1-1.5 साल से जितनी मैसिव कैंपेन्स चलाई जा रही हैं पोलियो के हवाले से, स्पेसिफिकली अगर मैं लाहौर में, ओवरऑल कंट्री में तो की जा रही हैं, लेकिन स्पेसिफिकली लाहौर का भी अगर जिक्र कर लूँ तो लाहौर में बहुत कैंपेन्स चलाई गई 2019 में भी। मुझे ये कहिएगा कि सीवरेज सिस्टम, सीवरेज का जो वायरस है वो नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा कि हम एनवायरनमेंट से वायरस को किल सकें? कहाँ कमी, कहाँ कोताही है? इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि हमारी कैंपेन्स 2019 में बहुत ज्यादा नहीं थी, जिसमें आपको याद होगा कि पिछले सालों में तो हर महीने हमारी कैंपेन्स हुई थी। तो 2019 में हमारे पास एक अप्रैल में कैंपेन हुई और उसके बाद हमारी एक अगस्त में, लेटर और एक दिसंबर में हुई। और इस साल भी हमारी एक फरवरी में कैंपेन हुई। कोरोना की वजह से वी हैड टू हॉल्ट एंड अगेन आफ्टर द मार्च हमारे पास काफी गैप है अभी तक। एक तो कैंपेन से भी ब्रेक रहा हमारा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वायरस को सर्कुलेट कर रहा है, उसकी इंटरप्ट नहीं कर सके। और दूसरी वजह ये है कि डेफिनेटली जब तक हर बच्चे को कतरे नहीं मिलेंगे, वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं होगी, तो वी कैन नॉट इंटरप्ट दिस। अच्छा, मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक 2019 में आपकी 1.5-2 माह बाद कैंपेन शुरू हो जाती थी, कभी कभी तो 1 माह बाद भी कैंपेन शुरू हो जाती थी। इफ दैट वाजंट स्पीडी, तो फिर इस साल तो कैंपेन्स हुई नहीं कोरोना की वजह से, तो इस साल फिर हम और केसेस एक्सपेक्ट कर लें फिर, क्योंकि एनवायरनमेंट में सैंपल तो पॉजिटिव आ रहा है। इस दफा हमारे पास अभी कोरोना की वजह से कैंपेन हॉल्ट हुई है, बट अभी तो हमारा रिजम्पशन प्लान है। जुलाई से अभी हम शुरू कर रहे हैं अपनी कैंपेन दोबारा। अभी हम स्मॉलर स्केल से शुरू कर रहे हैं फ्रॉम फैसलाबाद एंड अटक, एंड लेटर ऑन फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स हमारी ऑलमोस्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरे पंजाब में कैंपेन है। तो आई होप हमारी यदि इंशाल्लाह क्वालिटी कैंपेन होती हैं तो हम डेफिनेटली वी कैन ब्रेक द इंटरप्शन। और I really hope you mean it, क्योंकि लोगों की जिंदगी जो हैं वो इस पर स्टेक पर चली जाती हैं। वेल, थैंक यू सो मच सुंदर फॉर बीइंग विद अस। खुद मान लिया जी आपने, आपकी इतनी मैसिव कैंपेन थी, अगर 1 माह बाद की कैंपेन को भी आप ज्यादा कैंपेन्स में नहीं कंसीडर कर रहे, तो फिर पता नहीं ये कमियां कोताहियां जो हैं वो आपकी तरफ से, आपकी पॉलिसीज की तरफ से जब आती हैं तो फिर लोग जो हैं वो उसको किस तरह से लेकर चलते हैं। चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि अब ये कहा जा रहा है कि जुलाई में अब ये आगाज़ हुआ है, इसका फ़ायदा होगा और इस तरह से मजीद केसेस सामने नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया सुंदर साहिब, आप हमारे साथ मौजूद थी। इसके अलावा एक और इशू जो कि हमारी सोसाइटी में ऑब्वियसली आता है वो ये है कि हमारे यहाँ पर क्योंकि नशोनुमा है उस तरह से हो नहीं पाती, फूड सिक्योरिटी उस तरह से नहीं है, वहाँ पर जो विटामिन की कमियाँ आती हैं उसमें एक मेजॉरिटी जो विटामिन की कमी देखने में आई है वो विटामिन डी की कमी है। हमारे बच्चों में, हमारे बड़ों में भी आ रही है, जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसकी कुछ 5 सिम्टम्स हैं जो आपको ये अलार्म कर देते हैं कि विटामिन डी की कमी जो है वो आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। और फिर स्पेशली ये भी आपको बताएं कि कोई ऐसे स्पेसिफिक फूड नहीं है, कोई ऐसी खुराक नहीं है कि जिसको अगर आप लें तो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो जाएगी। इन अलामात में सबसे पहले अगर हम जिक्र करें तो वो है कि ज़ख्मों का देर से भरना। अगर खुदा न खास्ता आपको कोई चोट लग गई है और वो उसकी हीलिंग स्पीड जो है वो कम है, तो इसका मतलब कि विटामिन डी जो है वो आप में कम है। बिल्कुल, इसके साथ साथ चूंकि बेसिक एक बड़ा इसका अच्छा तरीकाकार है आपने विटामिन डी कैसे पूरा करना है, वो ये है कि आप धूप लें या फिर आप इसके लिए जो हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें आप विटामिन डी ले सकते हैं डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक। लेकिन ऑब्वियसली अब अगर आपको जख्मों का देर से भरना है तो दैट मीन्स आपको ये विटामिन डी का प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक कमज़ोर हड्डियों का बड़ा मसला है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम होती है, आपकी एक्सरसाइज आप उस तरह से नहीं कर पाते हैं और फिर आप कोई भी अपने रूटीन की मामलात अदा करने में मुश्किल पेश आती है क्योंकि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और फिर इसके साथ साथ एक लड़कियों को ये मसला बहुत होता है, लेकिन प्लीज़ पैनिक नहीं कर जाना, क्योंकि हर चीज़ में यही हो जाता है कि बाल अगर आपके गिरना शुरू हो गए हैं तो आप में विटामिन डी की कमी है। बालों का गिरना और भी बहुत सी रीजंस की वजह से मर्दों को भी बड़ा ये मसला, बल्कि हमेशा से मर्दों का मसला ये रहा है। अब मुझे लगता है कि अगर किसी के बाल गिर रहे हो, चाहे वो मैं ही हूँ, उसके पीछे विटामिन डी का भी टेस्ट करा लेना चाहिए कि यही वजह ना हो। तीसरी वजह ये थी, चौथी वजह भी है जिसके मतलब वजह नहीं है, ये बेसिकली सिम्टम्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपके अंदर ये अब असरात आ चुके हैं। तो सांस लेने में दुश्वारी, मतलब आपके अंदर जो स्टेमिना है ना वो भी आपका कम हो जाएगा। तो आप देखिए ये सारी मॉनिटर कीजिएगा। सांस लेने में ये भी मसला है, कमज़ोर हड्डियाँ हैं, जख्मों का देर से बनना है, बालों का गिरना है,
बताएं। तो बेसिकली इसके अलावा इस सांस लेने में दुश्वारी, ये चौथा है आपके पास सिम्टम है या असरात हैं जिसमें आपको ऐसा हो सकता है कि अगर आप रूटीन मैटर अपनी रूटीन फॉलो कर पा रहे हैं और उसमें आपको लग रहा है कि सांस उखड़ है या सही नहीं ले रहे, तो दैट मींस विटामिन डी की कमी। अच्छा, जो लास्ट वाला है, जो 5th एलिमेंट है, वो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है। और वो अलार्मिंग इसलिए है कि इन्फेक्शंस और वायरल जो भी डिजीज़ चल रही होती है उसके खदशात बढ़ जाते हैं अगर आप में विटामिन डी कम हो। और यही रिलेट किया जा रहा है कोरोना वायरस के साथ भी कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है उनमें ये कोरोना वायरस जो है वो ज़्यादा कोरोना वायरस। एग्जैक्टली, आपकी इम्यूनिटी वीक होती है अगर आपके अंदर विटामिन डी हो। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें और अपनी विटामिन डी को इन्हांस कर लें, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये प्रूवन और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने से भी आपको फायदा नहीं होगा। अब पूछे क्यों नहीं होगा? जब तक आप उसके साथ कैल्शियम नहीं लेंगे, बिकॉज कैल्शियम इज द मटेरियल जो विटामिन डी को आपकी बॉडी के अंदर स्टोर रखता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम भी कम है तो विटामिन डी जो है वो पास आउट हो जाएगा। ऑब्वियसली इसलिए कहा जाता है कि बेसिकली आपने खुद नहीं करना, आपने डॉक्टर से मशवरा करना है। इसलिए ये कहा गया कि डॉक्टर से आप पूछें कि आपको कैसे इसको कमी पूरी करनी है। ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये धूप का टाइम बताया गया था यहाँ पर कि सुबह की धूप है और शाम की धूप जो है वो अच्छी होती है। वो टाइम भी है कि असर के बाद की धूप 10 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद की धूप जो है वो आपको विटामिन डी की कमी से दूर कर सकती है। ऑब्वियसली अगर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं है, वो नहीं कर पा रहा, जॉब है, कारोबार है या और कोई मसला भी हो सकता है आपके पास जिसकी वजह से आप इस तरह से नहीं कर पाते, तो फिर आप डॉक्टर से मशवरा करें विटामिन डी की कमी कैसे पूरी करनी है। उसके लिए जो भी आपको सप्लीमेंट्स इंजेक्शन देते हैं उसके साथ वो आपको हेल्पिंग सिस्टम भी देंगे, जिस तरह कैल्शियम का आप बता रही, तो वो तरीके से आप इसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप इसके टेस्ट जरूर करवाएं। आपको ये सारे सिम्टम्स भी हमने बता दिए जिसकी वजह से आपको ये नजर आ जाएगा और अगर ऐसा मसला हो तो फिर इसका इलाज जरूर कर लें। बिल्कुल ठीक। इसी के साथ हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर जब दोबारा तो और भी बड़ी मजे की खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको मालूम कि के इलेक्ट्रिक का इशू अब कराची वालों के लिए दर्द सर बन चुका है कि के इलेक्ट्रिक से बिजली मैनेज नहीं हो रही है। 3500 मेगावाट है जिसमें विफाक ने भी आपको दिया हुआ। इसके बाद आपके पास खुद भी बिजली आपने प्रोड्यूस करनी थी, आपने नहीं की। मिस मैनेजमेंट इतनी हुई कि अब तमाम, चाहे वो हुकूमती अरकान हो चाहे वो अपोजिशन हो, सभी एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन कल अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने वफाकी वजीर असद उमर, गवर्नर सिंध और अरकान PTI को कहा है कि वो अपना इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि जितना एहतजाजी धरनों में आकर वो शरीक भी हो रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि हम फेडरल से बात करेंगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट कराएंगे। खात्मा नहीं हो पा रहा है लोड शेडिंग का और शहरी जो है वो बेचारे इस गर्मी के अंदर ये तमाम सूरत हाल जो है वो बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। और मेरे ख्याल से उनका ये मुतालिबा ठीक भी है। अब मैं जैसे कल भी कह रही थी कि हुकूमत के इत्तेहादी आप सोचें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हुकूमत के अपने नुमाइंदे वहाँ जाकर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जबकि ये तमाम मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो फेडरल से होना है, फिर नेपरा से होना है, फिर सूबाई हुकूमत ने भी उसको देखना है, सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं मिस मैनेजमेंट में, बट ओवरऑल लुक आफ्टर तो फेडरल ही कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो उन्होंने ही इनको दिए तमाम लाइसेंसेस। एनीवेज ये मामला है कि आप एहतजाज क्यों किया जा रहा है? जमात इस्लामी की तरफ से भरपूर कॉल दी गई एहतजाज की भी और इसके साथ साथ इस्तीफे के मुतालबा भी किया गया है विभागीय वज़रा की तरफ से। बात करते हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अमीर जमात इस्लामी हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। हाफिज साहब, ये मामला के इलेक्ट्रिक का तो काफ़ी अब परेशान कुन है कराची के शहरियों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। बहुत लोग परेशान हैं, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, फिर वादे तो बहुत किए गए, दावे भी किए गए सही हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। आपने प्लान बनाया एहतजाज का और साथ इस्तीफे का मुतालबा भी किया है, ज़रा बताइएगा प्लान क्या आपका? देखिए, इसमें बात ये है कि आज से 4 दिन पहले गवर्नर हाउस में इन्होंने एक मीटिंग, हम शारा फैसल पे धरना देने वाले थे जमात इस्लामी के लोग और फिर हमने दिया भी, लेकिन उन्होंने एक अर्जेंट मीटिंग की जिसमें KE के लोगों को ही बुलाया और अपने इनके MNA MPA का इन्होंने एहतजाज खत्म कराया और उसके बाद वहां पर ये ऐलान किया कि कल से लोड शेडिंग नहीं होगी। ये हफ्ते की बात है और इनका कल से गैर ऐलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन आपको मालूम, और फिर कहा कि अगर इन्होंने ये काम नहीं किया तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, इनको कौमी तहवील में ले लेंगे। ये असद उमर साहब ने बात की थी और साथ ही उन्होंने मराहत दी उनको मजीद गैस का इजाफे का ऐलान किया और ऑयल के इजाफे का ऐलान किया और ये भी कहा कि हम बाद में नेशनल ग्रिड से भी इनको बिजली दे देंगे। गोया के इलेक्ट्रिक की जो प्राइवेट इंतजामिया है, प्राइवेट कंपनी है ये, उसके लिए सारी सहूलतें दे दी और फिर ये ऐलान किया गया कि कल से लोड शेडिंग। आज 5वां दिन है और आज शहरियों में से आप कहीं पर भी फोन करके पूछ लें, हफ्ते के मुकाबले में कोई तकरीबन 100 गुना ज्यादा यानी 100% ज्यादा
कम से कम लोड शेडिंग हो रही है। 100% ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। मतलब आप देखिए नईम साहब, ये कहना आसान है, लेकिन जिसने सफर करना है और कराची जैसी गर्मी में सफर करना है उसके लिए तो बहुत ज्यादा है। और फिर इस पर जब हम अपने रिपोर्टर्स से पूछते हैं, वहां रहने वाले लोगों से पूछते हैं, तो ये कह दिया जाता है जी के इलेक्ट्रिक कभी डाल देता है कि आपकी इलाकाई खराबी है, कभी मेंटेनेंस पे डाल दिया जाता है। एक तो एलानिया लोड शेडिंग है, फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग है, एक तो घरों में लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो मेरा पॉइंट हमेशा रहता है कि लोगों के कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। वैसे ही कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से लोगों के घरों का बजट और बिजनेस बुरी तरह इफेक्ट हुआ है। आप ओवरऑल मुल्क की मईशत की हालत देख लीजिए किस कदर मुतासर हुई है। ऐसे में सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुतालिबात जो आपने सामने रखे हैं उसमें वाज़े तौर पर इस्तीफा भी है। क्या आपको लगता है आपके इस मुतालिबे पे कोई गौर भी करेगा? नहीं, मैंने तो इस्तीफा इसलिए दिया था कि इनके पास अब कोई अखलाकी जवाज नहीं है ना। जब ये हुकूमत है, इनके पास इख्तियार है। ये मुतालबा किससे कर रहे थे, ये एहतजाज किससे कर रहे थे? मैंने जब ये एहतजाज शुरू हुआ था पीटीआई का, उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बात बताई थी कि ये 3-4 दिन में खत्म कर देंगे। और ये एहतजाज वो ही के इलेक्ट्रिक को मजीद मराहत देने के लिए हो रहा है, ये कराची के अवाम के लिए नहीं हो रहा। और बेआईनी ही बिल्कुल उसी तरह से हुआ और इन्होंने एहतजाज खत्म किया और ये ऐलान किया कि कल से लोड शेडिंग नहीं होगी। अब जब वो इस पर अमल नहीं कर सके, इतनी बड़ी ताकत है इनके पास, पूरी विफाकी हुकूमत है, पूरी एमक्यूएम इनके साथ मिली हुई है, और ये सब करने के बावजूद कराची की लोड शेडिंग तक, गैर एलानिया लोड शेडिंग, चले एलानिया छोड़ दे भाई, गैर एलानिया लोड शेडिंग ये खत्म नहीं कर सके तो इनका कोई अखलाकियात है कि इनके पास? या तो देखें ये इस्तीफा दें या फिर ये वजीर आजम हाउस का घेराव करें और कहें कि ये बिजली की कीमत वापस करो, ₹2.89 जो इनको दी गई है। और इनका लाइसेंस ये बात तो सही होगी आपकी कि ऑब्वियसली कैंसिल करने के लिए एहतजाज करेगी, वजीर आजम हाउस का घेराव करेगी तो बिल्कुल ठीक है, वरना इसका मतलब ये है कि इससे पॉलिटिक्स हो रही है और ये सिर्फ कराची के लोगों को इसको बर्बाद कर रहे हैं ये सारी पार्टियां मिलकर। सही हाफिज साहब, आपकी बात ठीक है कि यह सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोगों को मिसमैनेजमेंट है, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो, ऑब्वियसली हुकूमत भी जो इस वक्त की होती है उसको भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मामले का हल क्या नजर आता है आपको? किस तरह से, ऑब्वियसली एहतजाज से आप चाहते होंगे कि हल हो, हल क्या आपकी नज़र में होना क्या चाहिए? किस तरह से मैनेज करें कि इलेक्ट्रिक के अलावा भी और कंपनीज आ जाएं या ऑलरेडी जो सिस्टम है उसको जिम्मेदार किसी को ठहराया जाए? हल क्या नजर आता है, वो क्या करना चाहिए? पहली हमने 4 बुनियादी मुतालबात हैं और बाकी तो 13 मुतालबात हैं। बुनियादी मुतालबे फौरी नोयत के ये हैं कि इनका लाइसेंस कैंसिल करें, कौमी तहवील में लें। ठीक है, कौमी तहवील में लेकर स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल फौरी कमेटी बना दी जाए, इसकी मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाए। एग्जिस्टिंग सिस्टम जैसा भी इन्होंने तबाह करके दिया है, कम से कम उसको फुल लोड पे चलाएं तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए और जो बिजली की कीमत में इनको इजाफा किया गया है वो वापस लिया जाए, शहरियों पे कुछ तो रहम किया जाए। ये 3-4 चीजें जो है वो अगर फौरी तौर पर कर ली जाए तो फिर उसके बाद जितने इन्होंने मजालिम किए, देखें ये पीटीआई को भी फंडिंग करते रहे हैं, इमरान खान खुद फंड लेते रहे हैं अबराज ग्रुप से, और ये बात अब ऐसी है कि जो छुपी भी नहीं है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में मौजूद है। इमरान खान खुद बहुत ईमानदार बनते हैं, ये अबराज ग्रुप से ओबलाइज्ड हैं, ये उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। नहीं साहब, ये तमाम मामलात तो डेफिनेटली सामने आएंगे भी, और के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस कुछ पिछली हुकूमतों में भी इतनी अच्छी और खातर ख्वाह नहीं थी, ये आप भी बेहतर तौर पर बता रहा हूँ मैं एक एक करके। मैं आपको बता रहा हूँ नून लीग इसमें मिली हुई, आपको याद है 3 साल पहले बिल्कुल यही काम किया था इन्होंने, लोड शेडिंग बढ़ा दी, फिर शाहिद खाकान अब्बासी आए और उन्होंने इनकी गैस में इजाफा करवा दिया था, और उस वक्त वो 190 MMCFT करवाया था, इमरान खान ने तो 290 MMCFT कर दी है। इनायात तो देखें इनके ऊपर, इनकी कारकर्दगी तो देखें। 90 अरब रुपए की सब्सिडी इमरान खान ने 1 साल में दी है इनको, 90 अरब रुपए। 116 अरब रुपए के मकरूज हैं ये स्वी सौदर्न गैस के, इसके लिए पैसे नहीं, पेट फाड़ के पैसे निकालने के दावे करके आए थे, ये अपनी प्राइवेट कंपनी से पैसे नहीं निकलवा रहे और उसको बरात दिए जा रहे हैं, तो इनसे ज्यादा बेईमान कौन होगा? फिर आप मुझे बताइए। ईमानदारी का नाम लेकर बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। हाफिज साहब ये बताएं कि कौमी तहवील में आपने कहा कि ले लें, क्या इतना आसान है कौमी तहवील में लेना एक दिन में? इसके लिए तो कोई आइन में तब्दीली भी करनी पड़ेगी कि दायरा है, प्राइवेटाइजेशन हुई है, आपने उसको अथॉरिटी दी है, आप उसकी ऑडिट तो कर सकते हैं, आप उससे पूछ तो सकते हैं, पूछगछ कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन पे जा सकते हैं, लेकिन तहवील में लेना क्या इतना कौन कह सकते? देख रहे हैं, जब ये प्राइवेटाइज किया जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सोवरेन अथॉरिटी दी जाती है, नंबर 1। नंबर 2, नेपरा रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद है, और ये प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहें करते रहें, जिस तरह चाहें जितनी चाहें लोड शेडिंग करें, मुआहदे पे अमल नहीं करें। 3 साल में इनको 1300 मेगावाट का इजाफा करना था पिछली में, 15 साल में इन्होंने नहीं किया। इन्होंने 300 मेगावाट का भी इजाफा नहीं किया। $361 मिलियन 3 साल में इनको लगाने थे, इन्होंने नहीं, आज तक नहीं लगाए। इन्होंने हमारे तांबे की तारें चोरी करके ये खा गए। इसी तरह किसी भी प्राइवेट कंपनी को
उसका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए ये 1-2 चीजें ही काफी हैं। जबकि आप जब प्राइवेट हुआ था तो 1.5 अरब रुपए सब्सिडी देते थे और 2005 में, और अब ये हाल है कि इनको 90 अरब रुपए की सब्सिडी मिली है। और सुन लीजिए, जब 2002 और 2003 में KESC था तो उन्होंने 12,000 मिलियन यूनिट प्रोड्यूस किए थे साल में, और 2020 में इस प्राइवेट के इलेक्ट्रिक ने 10,000 मिलियन यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। तो यार ये तो उनकी कारकर्दगी तो पीछे चली गई। बिल्कुल सही, मतलब ये बात तो आपकी बिल्कुल बजा है कि कारकर्दगी के ऊपर चाहिए, किसी आइन में तब्दीली की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उनको टांग दें आप, इसको बाहर बुलाएं इंटरपोल से। लेकिन हाफिज नईम साहब ये भी कहिएगा कि एक इतनी बड़ी कंपनी जो पूरे कराची को मैनेज कर रही है अकेले, क्या दूसरी ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर इसको तहवील में ले लिया जाता है या ऑडिट शुरू हो जाता है, या अगर आपके मुतालिबात मान लिए जाते हैं जिसके चांसेस बहुत कम है, तो क्या आपको लगता है कि कोई और कंपनी, कोई और कॉम्पिटिटर अवेलेबल है मार्केट में जो अभी टेक ओवर करके कराची की सिचुएशन को बेहतर कर सकता है बिजली की? देखें, कौमी तहवील में लें, स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल कमेटी बनाएं, टेक्निकल लोगों को लेकर आएं, जो पैसे होंगे वो सरकार के पैसे ही सरकार में जाएंगे ना, हमारे टैक्सों के पैसे हमारे लिए इस्तेमाल होंगे, किसी प्राइवेट ऑफशोर कंपनी के लिए तो नहीं जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि पहले आप कौमी तहवील में लें, फिर आउटसोर्स करें, आप निजकारी ना करें। ये तो फौरन प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि IMF के गुलाम है, तो IMF कहता है प्राइवेटाइज करो, तो ये तो कौम के इदारे बेच कर खाने वाले लोग हैं। ये चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो और MQ में, इनको तो कोई गरज ही नहीं है कि स्ट्रेटेजिक इदारे क्या होते हैं और उनको बेचने की क्या कीमत होती है, और जो हाल हमारा हो गया है फायदा भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अब प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए, बल्कि आउटसोर्स करना चाहिए ट्रांसमिशन की चीजों को और डिस्ट्रीब्यूशन की चीजों को और जनरेशन को। ये कंपनियों को चलाने का एक तरीका होता है गवर्नमेंट की, और वो सबको आता भी है। ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई नन्हे हैं, इनको पता नहीं है, ये नाक से नहीं मुंह से खाना खाते हैं। अपनी करप्शन के लिए तो ये सारे एक होते हैं, तो फिर इनको ये बातें भी सब पता है। लेकिन ये चूंकि IMF के मफादात पूरे करते हैं, अपनी करप्शन होती है इनकी सारी पार्टियों, सारी का मतलब सारी, जो झूठ बोल रहे हैं, जो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बेईमानी कराची वालों। लेकिन हाफिज साहब ये IMF की तरफ बात एक अलग है, वो तो बाइंडिंग्स अलग अपनी जगह पे, जो भी वो कहते हैं वो करना पड़ता है कई दफा कर्ज लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर KLCT को ठीक करने के लिए तो कोई IMF की कोई ऐसी इम्प्लीकेशंस नहीं होंगी ना। ये तो सिर्फ मैनेजमेंट है, जिस तरह से आपने कहा है कि इनको बुलाएं, इनसे ऑडिट करें, इनके फोरेंसिक हो, चेक हो, क्यों नहीं कारकर्दगी दिखाई, उसी बुनियाद पर लाइसेंस कैंसिल कर दें। क्या पाकिस्तान में कोई आदमी इस तरह का नहीं है, या पाकिस्तानी बैरून मुल्क में जो इस तरह के इदारों को ईमानदारी से चला सकता हो? देखें, इसी KE में मौजूद ऐसे लोग हैं, मैं बताता हूँ आपको, कि जो ईमानदारी से काम करते हैं और कर सकते हैं। इसी KE में मौजूद लोग मौजूद हैं, और पाकिस्तान में ऐसे लोग अवेलेबल होते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप वो तो कंपनी के मफादात के लिए काम करते हैं ना, उनको तो अपनी जॉब को जो है जस्टिफाई करना होता है, तो वो अपनी उस तरह का काम करते हैं। जब इस पे कौमी तहवील में लेकर आप स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल, टेक्निकल लोगों पर मुश्तमिल एक बोर्ड बनाएंगे जो उसकी मुसलसल निगरानी करेगा, तो इन्हीं में से बहुत सारे लोग इसको ठीक चलाने में किरदार अदा करेंगे। चलें, हाफिज साहब, वी रियली होप कि आपके ये जितने भी मुतालिबात हैं इनके ठीक हो जाएगा। 10 साल बात करेंगे, 50 साल तक ऐसे ही रहेंगे आप। बिल्कुल ठीक। हाफिज साहब, वी रियली होप कि आपके ये मुतालिबात एटलीस्ट ज़ेरे गौर जरूर आए, कुछ ना कुछ मामला सॉर्ट आउट हो, कराची वालों को रिलीफ मिलना चाहिए, हमारा मेन कंसर्न ये है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी करते रहिए, ऑडिट करते रहिए, ये उनका काम है, फिर वो जाने। जी कुछ कह रहे थे आप हाफिज साहब, कुछ कहना चाह रहे थे? बस मैं तो ये कह रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए, हमारी लोड शेडिंग खत्म होनी चाहिए। और ये देखें, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये कहते हैं, किसी दिन कहते हैं हमारी 3300 मेगावाट जो है ना वो डिमांड है, किसी दिन मुनीसल्वी कहते हैं 3400 है, और किसी दिन कहते हैं 3500। ये CEO हैं इस इदारे के, 1 करोड़ रुपए लेते हैं कम से कम। 1 करोड़ रुपए महीना लेने वाला बंदा, उसको ये पता ही नहीं है कि कराची की डिमांड क्या है। ठीक हो गया, इस मामले को सॉर्ट आउट करना होगा, अदरवाइज कराची वाले इसी तरह से सफर करते रहेंगे। बिल्कुल, बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने ऑप्शंस भी दिए हैं, तरीकाकार भी बताया, और उन्होंने कहा कि हुकूमत को सब पता होता है, तरीकाकार बस इम्प्लीमेंट करनी होती है। तो इम्प्लीमेंट उम्मीद है कि कर लें और रिजल्ट कराची वालों के लिए कोई आसानी हो जाए, वरना बहुत परेशान। इस गर्मी में आप सोचें 12, 13, 14, 15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही हो, आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। खैर एनीवेज जी, आज एक और खबर भी आपके साथ शेयर करते हैं। सेकेंड मरहले में हमारी जो क्रिकेट टीम है उसकी प्रैक्टिस का सेशन आ चुका है अब सेकेंड मरहले में, और कुछ वीडियोज़, कुछ
पिक्चर्स जो हैं वो मंजर आम पर आई। मैं तो ग्राउंड देख के खुश हो जाती हूँ, इतना कलरफुल, इतना ज़बरदस्त मौसम, और वो लोग प्रैक्टिस करते हुए एंजॉय भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और बड़ी ज़बरदस्त लगता है। प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं और क्वारंटीन दिन पूरे हो चुके हैं। डब्बी शार टीम पहुंच चुकी है और आपको सबको मालूम है, आप सभी इंतजार कर रहे हैं पहले टेस्ट मैच का इंग्लैंड के साथ, जो कि 5 अगस्त को होगा। ओबियसली ईद के बाद ये मैच होना है, लेकिन उससे पहले भरपूर प्रैक्टिस, चाहे वो बॉलिंग है, फील्डिंग है या फिर बैटिंग है। बैटिंग में मिसबाह उल हक कोचिंग कर रहे हैं, बॉलिंग में मुश्ताक अहमद हैं, वकार यूनुस हैं, और फील्डिंग के लिए भी हमारे पास यूनुस खान बैटिंग के लिए। तो मतलब सीनियर प्लेयर्स भी मौजूद, कोचिंग स्टाफ भी मौजूद, फील्डिंग स्टाफ भी मौजूद, बैकअप भी है, तो सब इकट्ठे हैं। क्वारंटीन दिन गुजर चुके हैं, भरपूर प्रैक्टिस में उम्मीद करते हैं जैसे वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं यहाँ पर, अल्लाह करे मैचेस में भी हो। अब सर, आप हमेशा तज्जिया देते होते हैं फील्डिंग के ऊपर कि टीम कैसी करी, ये पिक्चर्स देख के आपको कुछ लगा कि कहीं कोई गलती है? थोड़ा सा वार्म अप हो गए हैं, हो गए, आपको उम्मीद नजर आ रही है आपके? हम और अभी भी दिन है, अभी भी अगर ये कैचअप कर लें 10 दिन में मजीद, और ईद से पहले कुछ ज्यादा खाएं ना, वहाँ बैठ कर बस प्रैक्टिस करें तो फिर ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल सही जी। खैर एनीवेज, अब ब्रेक की तरफ जाना है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑब्वियसली एक दूसरे का साथ दिया जाता है जब हालात ख़राब होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि गुज़िश्ता 2 से 3 साल से काफ़ी ज़्यादा वो अफेक्ट हुई है, जब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी थी, कुछ महंगाई ऐसी हो गई, कुछ डॉलर की वजह से, ऊपर से कोरोना की वजह से, जिसमें ऑटो इंडस्ट्री आपको हम बताएंगे कि शदीद मुतासर है गुज़िश्ता 3 साल से। बिल्कुल, ऑटो इंडस्ट्री एक तो शदीद मुतासर है, दूसरा अबू ज़र आप ये देखिए कि एक तो इकॉनमी का इफेक्ट आया, टैक्सेशन का इफेक्ट आया, और उसके साथ साथ अगर हम ये भी जिक्र कर लें कि गाड़ियों की जो कीमतें आसमान से बातें करना शुरू हो गई, उसका भी बड़ा एक इफेक्ट आया कि जो बायर्स हैं वो मार्केट से गायब हो गए। मतलब मुआशी सुस्त रवि तो थी ही थी, लेकिन जब बायर्स मार्केट से आउट हो गए तो जितने हमारे कार डीलर्स हैं, शोरूम्स हैं, वो बुरी तरह इससे इफेक्ट हुए। बिल्कुल, आप देखें अगर जो सर्वे आया है उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त में 54% कमी आई है। इसके बाद 11 साल बाद कारों की फरोख्त में 1 लाख से नीचे गई। मतलब इस कदर ये 1 साल था भारी रहा ऑटो इंडस्ट्री के लिए, और इससे मुंसलिक तमाम जो इंडस्ट्री और तमाम जो कारोबार हैं वो भी उतने ही इफेक्ट हुए हैं। आपको ये भी बात मालूम होनी चाहिए। बसों, ट्रकों की फरोख्त में भी 40%, ट्रैक्टर्स की सेलें 35%, मोटरसाइकिल्स की फरोख्त में भी 23% तक कमी आई है। तो ये बहुत बड़ा एक डेंट है जो कि हमारी इकॉनमी को पड़ा, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान की, इसका बहुत ज़्यादा जो है पार्ट है बजट में, आपके जो रेवेन्यू कलेक्शन में। तो उम्मीद करते हैं ये मामला ठीक हो, लेकिन इसके पीछे हमने देखना होगा कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये इस कदर मुतासिर है। एवरीथिंग ऑन कोरोना, क्योंकि पिछले 4-5 माह से पहले भी अगर हम फिगर्स और सर्वेस का जिक्र करें तो ये इंडस्ट्री मुसलसल डाउनफॉल का शिकार रही। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रेसिडेंट लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन शहजादा सलीम खान साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे, और हमारे साथ कराची से प्रेसिडेंट कार डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद साहब मौजूद हैं, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं, शहजादा सलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से सिचुएशन आपको देखी आपने, गुज़िश्ता 2 साल से गाड़ियाँ डबल हो गई तकरीबन, बेसिक 3 वजूहात बताइएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी तो हो गई, कोरोना भी हो गया, लेकिन आप बताएंगे क्या 3 ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से इस कदर ऑटो इंडस्ट्री तबाही की तरफ जा रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। गवर्नमेंट की पॉलिसियां तो खैर आपने खुद ही स्टार्टअप शुरू करके बता दिया कि पॉलिसियां तो अंडरस्टूड सी बात है, वो गलत हैं, लेकिन इसमें जो मेन ऑटो इंडस्ट्री की तबाही का सबब बना है वो है इम्पोर्टेड गार्ड, रिकंडीशन गार्ड की बंदिश उन्होंने लगा दी। बंदिश से मुराद ये है कि जो इनकी जिस तरह की इन्होंने पॉलिसी बना दी है, उस पॉलिसी के तहत गाड़ी इंपोर्ट करना नामुमकिन बन गई है। अच्छा, जब गाड़ी इंपोर्ट नहीं होगी, मार्केट में गाड़ियों की दस्तयाबी में कमी वाक़या हो जाएगी, तो जाहिर है फिर मुकामी जो लोकल असेंबलर है उनकी चांदी हो गई। जी। और उससे ये हुआ कि जिस दिन से ये 1.5 साल हो गया गाड़ी की इंपोर्ट पे इन्होंने बंदिश लगाई हुई है, तरीकाकार ऐसा पेचीदा कर दिया कि गाड़ी इंपोर्ट करना तकरीबन नामुमकिन सा बन गया है। उसकी वजह से लोकल असेंबलर्स ने ये पिछले 1.5 साल में 15-15 लाख रुपया गाड़ी की कीमतें बढ़ा दी हैं। यानी कि आज से 1.5 साल पहले जो करोला ग्रैंडी थी वो 27 लाख रुपए की थी,
आज करोला ग्रैंडी 42 लाख रुपए की है। बिल्कुल, वो एक नॉर्मल अपर क्लास गाड़ी से वो एक लग्जरी गाड़ी बन गई, क्योंकि अब एक आम आदमी या मिडिल क्लास तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता ना वो लेने का। किसी के पास 45 लाख 42 लाख रुपया नहीं है। फिर उसके बाद आप ट्रांसफर फी देख लें, टोकन टैक्स देख लें, नंबर लगवाने का मामला देख लें, तो गाड़ी आपकी रीच से बाहर होती गई। मैं HM शहजाद साहब आपका भी रुख करूंगी, कराची की सूरत हाल के ऊपर भी हम बात करेंगे कि ओवरऑल तो ऑटो इंडस्ट्री जो है वो ज़बो-हाली का शिकार हुई है। आपको क्या लगता है, इंपोर्ट का जिक्र तो किया हमारे साथ खान साहब ने कि इंपोर्ट पॉलिसीज इतनी सख्त हैं कि नामुमकिन सी बात हो गई कि गाड़ी को इंपोर्ट किया जाए, लेकिन ये भी कहिएगा एक छोटी गाड़ी जो आपको 10-12 लाख में एक मुनासिब कीमत में छोटी फैमिली के लिए मिल जाया करती थी, अब तो वो भी आपकी रीच से बाहर हो गई। 18, 19, 20 लाख में छोटी गाड़ी, हैचबैक गाड़ी जो जिसकी नहीं है वो मिल रही है आपको, तो ये तो फिर अब आपकी बिल्कुल ही पहुंच से बाहर हो गई। मिडिल क्लास तो तसव्वुर नहीं कर सकता गाड़ी लेने के लिए। देखिए, इसमें 3-4 चीजें हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ आपको असेंबलर जो है वो खुद अपनी जान का दुश्मन है और वो किसी भी तरीके से ना पाकिस्तानी आवाम को ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वो किसी भी तरीके से साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ना तो हमारी गाड़ी जो है वो कीमत के एतबार से हमारी कीमतें खरीद में है, ना क्वालिटी के हवाले से और ना ही रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड के हवाले से। हम सब स्टैंडर्ड दुनिया की यानी घटिया तरीन गाड़ियां यहाँ सबल्ट कर रहे हैं और दुनिया की महंगी तरीन हम गाड़ियां यहाँ बेच रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मिसाल के तौर पे सुजुकी आल्टो 650 सीसी की जो इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस कराई उसकी कीमत 16 लाख रुपए है, लेकिन हमारे बिल्कुल बराबर वाले मुल्क में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ ये गाड़ी 3.25 लाख रुपए की है। अगर ये बात मान ली जाए तो उनका रुपया हमसे महंगा है और स्ट्रॉन्ग है तो वो 7.5 लाख बनते हैं, लेकिन हम एक दुनिया की सब स्टैंडर्ड गाड़ी और महंगी तरीन गाड़ी हम अपनी पाकिस्तानी आवाम को दे रहे हैं। तो हमारा जो असेंबलर है उसके मुंह पर खून लग चुका है और वो पिछले सुजुकी 40 साल से, टोयोटा होंडा पिछले 32 साल से ये लूट मार में लगे हुए हैं। ये अपने प्रॉफिट और मार्जिन कम करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी क्वालिटी सही करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो अपने प्रॉफिट और मार्जिन को वहीं रखे हुए हैं। प्रॉफिट मार्जिन वहीं पर है, लोगों के हालात खराब हो गए हैं। शहजाद साहब बिल्कुल बात सही आपने की। शहजाद सलीम खान साहब, आप ये बताएं कि एक तो आपने जिस तरह जिक्र किया कि इंपोर्टेड गाड़ी जो है वो बहुत महंगी कर दी गई और फिर लोकल मार्केट में प्राइस बढ़ गई, डॉलर की वजह भी बताई जाती है, कस्टम ड्यूटी बड़ी ज़्यादा कर दी गई है, FED जो है वो लगाया गया है। ये सारी पॉलिसी जो है FED लगाना, ये इससे कितना फ़र्क पड़ा है गाड़ी की कीमत में? क्योंकि डॉलर कहते हैं, हुकूमत ने कहा डॉलर महंगा हुआ, हमारा कसूनी कस्टम तो पहले बहुत ज़्यादा था, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। इसका किस हद तक सच्चाई? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है हम तो रिलीफ दे रहे हैं जहाँ जहाँ पर कोशिश की जाती है। गवर्नमेंट का अगर ये रिलीफ है तो अगर गवर्नमेंट सख्ती करेगी हो सकता है फिर मेरा ख्याल बिल्कुल हमारे गले दबा देगी। बात ये है बुजुर्ग साहब के ये पिछले 1 साल के अंदर मैं लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। लाहौर की 8 बड़ी मार्केटें हैं जो मेन मार्केटें हैं गाड़ियों की, उसमें हमारे ये साल के अंदर 35% शोरूम बंद हो गए हैं। ठीक। उसकी वजह ये है कि गाड़ियों का कारोबार दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है और उसकी वजह गाड़ियों की कीमतें चूंकि इतनी ऊपर चली गई हैं, लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं, इसलिए अब गाड़ियों का कारोबार फिजिबल रहा ही नहीं। 3-3 लाख रुपए शोरूम का किराया है, बाकी एक्सपेंस डाल के 4 लाख रुपए में 10 मरले का एक शोरूम कॉस्ट करता है। मुझे बताया कार डीलर बेचारा पहले 4 लाख रुपए निकालेगा, उसके बाद घर के लेके जाएगा ना, घर के लिए रोटी। सही बात है। और जब लोगों में कुव्वत खरीद की सकत ही ना हो तो फिर तो बिल्कुल ही कारोबार जो है तो ख्वाब बन गया। बिल्कुल। शहजाद साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। जैसे अभी खान साहब ने जिक्र किया कि टैक्सेस हैं, कस्टम ड्यूटी है, एक एवरेज गाड़ी पे इस दौरे हुकूमत में पिछले 2 साल के कंपैरिजन में अगर हम ऑल ओवर एवरेज पे बात करें तो कितने % टैक्स है गाड़ी की कीमत में और कितने % असल कीमत है? देखिए, असल बात यह है कि इस वक्त दुनिया एक कोरोना की वबा से पूरी दुनिया जो है अफेक्टेड है। इस टाइम दुनिया के अंदर गाड़ियां जो है बेइंतहा सस्ती हैं, पाकिस्तान को छोड़कर। इस वक्त तकरीबन 55 to 60% यूज गाड़ियों की कीमतें जापान में नीचे आ चुकी हैं, लेकिन हमारा अलमिया यह है कि SRO 52-1 ये SRO 2019 15 जनवरी को नाफिज किया था
उसकी स्प्रिट ये थी जो गाड़ी भेज रहा है वो डॉलर ड्यूटी भी भेजे, और हुकूमत ने ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। बिल्कुल सही। लेकिन शहजाद साहब, हमारे पास लास्ट मिनट चल रहा है, मैं आवाम की अवेयरनेस के लिए ये बात जरूर करना चाहूंगी, 16 लाख की अगर एक गाड़ी है जिसका आपने रेफरेंस भी अभी दिया, उसमें कितना टैक्स है, कितनी असल कीमत है? अगर लोकल गाड़ी की बात है तो लोकल गाड़ी के अंदर तो वो सिर्फ जो है आप ये समझ लें कि कंप्लीटली टैक्सेस जो है 50%, वो तकरीबन कोई 20-25% तमाम टैक्सेस मिलाकर, ठीक है, ये गाड़ी की कॉस्ट आती है। और इंपोर्टेड में तो 50% टैक्स है। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है सुजुकी के वो 73% है, और टोयोटा और होंडा के 51% जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन। सही। अब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को अब इस इशू को फौरन से टेकअप कर लेना चाहिए, अदरवाइज जो लोग सरवाइव कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में उनके लिए भी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों को। उम्मीद करते हैं कि जो आम शहरी है जो कि तरक्की करे, गाड़ी चेंज करे, गाड़ी खरीदे, उसकी आसानी कीजिए। गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए, ये बहुत जरूरी है। आम आवाम को रिलीफ देना इंतहाई गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फीडबैक देते रहिए। अल्लाह हाफिज।